जय हिंद दोस्तों, आपके अपने परिवार सिलेक्शन जोन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार का भूगोल। तो इसको हम लोग डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे और अभी बहुत सारे बिहार में एग्ज़ाम होने वाली है। जैसे अभी होगा एईडीओ का भी कैंसिल हो गया, उसको फिर से करवाएगी तो एईडीओ की एग्ज़ाम होगी। फिर बीएसओ का एग्ज़ाम हमको लगता है जुलाई अगस्त में हो जाएगी। फिर बिहार सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाली है। बीएसएससी बिहार एसएससी की एग्ज़ाम होगी। इसी मंथ होने वाली है मद्य निषेध का एग्ज़ाम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप विश्वास मानिए कि आपको हम इसी क्लास में 100% याद करवा देंगे और बिहार भूगोल से जुड़े सभी टॉपिक को अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। बिहार का भूगोल शुरू कर रहे हैं। तो पहले पढ़ेंगे दोस्तों, देखिए बिहार का भौतिक विभाजन। बिहार का भौतिक विभाजन। तो बिहार का जो भौतिक विभाजन है उसको 3 भागों में किया गया। कितने भागों में? 3 भागों में। बिहार का भौतिक विभाजन मुख्य रूप से कितने भागों में किया गया? 3 भागों में। तो पहला पर्वतीय या तराई क्षेत्र। बिहार का भौतिक विभाजन मुख्य रूप से कितने भागों में? 3 भागों में किया गया। तो पहला हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्र या तराई क्षेत्र, ठीक है। दूसरा मैदानी क्षेत्र, दूसरा हो जाएगा मैदानी क्षेत्र। तीसरा हो जाएगा पठारी क्षेत्र, तीसरा हो जाएगा पठारी क्षेत्र। देखिए अब पर्वतीय क्षेत्र और तराई क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र या तराई क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। तो पर्वतीय क्षेत्र या तराई क्षेत्र को 3 भागों में बांटा। उसमें पहला है सोमेश्वर श्रेणी, पहला है सोमेश्वर श्रेणी। दूसरा रामनगर दून, रामनगर दून। और तीसरा है दून घाटी, दून घाटी। तो देखिए पर्वतीय क्षेत्र जो आपको देखने की मिलेगी ना, बिहार के जो बिहार और नेपाल के साथ जो जिला जो साझा करती है उसमें आपको देखने को मिलेगी क्या? पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र या तराई क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए इसको 3 भागों में बांटा गया। सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून और दून घाटी। तो जो रामनगर दून है और दून घाटी, सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच में है दून घाटी। क्योंकि घाटी क्या होता है? 2 पहाड़ी के जो बीच के जो सक्रिय भाग होते हैं उसको क्या बोलेंगे? घाटी बोलेंगे, ठीक है। तो जो दून घाटी जो है वो सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच में क्या है? दून घाटी, ठीक है। अब देखिए पहला सोमेश्वर श्रेणी। तो सोमेश्वर श्रेणी में ही स्थित है सोमेश्वर की पहाड़ी, सोमेश्वर श्रेणी में ही स्थित है सोमेश्वर की पहाड़ी। ये सोमेश्वर श्रेणी जो है ये है बिहार के पश्चिमी चंपारण में। कौन सा जिला में? बिहार के पश्चिमी चंपारण में मिलेगी आपको देखने को क्या? सोमेश्वर श्रेणी। और सोमेश्वर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है सोमेश्वर पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई याद कर लीजिए कितना है? 874 मीटर। कितना है? 874 मीटर। नहीं, बिहार के यदि बोला जाए कि सबसे ऊंची चोटी क्या है? सोमेश्वर की चोटी और यह पहाड़ी। और सोमेश्वर की पहाड़ी बोला जाए किस जिला में है? तो क्या बोले? पश्चिमी चंपारण में। और किस श्रेणी में आता है? ये सोमेश्वर। तो सोमेश्वर की श्रेणी में है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए है क्या? पठारी क्षेत्र। क्या है? पठारी क्षेत्र। देखिए पठारी क्षेत्र जो आपको देखने को मिलेगी ना, वो बिहार और झारखंड के साथ जो बिहार के जिला जो साझा करती है उसमें मिलेगी क्या देखने को? पठारी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र। तो पठारी क्षेत्र को देखिए 2 भागों में बांटा है। कितना भाग में? 2 भाग इसका। एक है क्या? धारवाड़ की चट्टान और एक है बिंद चट्टान। धारवाड़ की चट्टान और बिंद चट्टान। देखिए तब बिंद चट्टान बिहार के 2 जिला में। कितना जिला में? 2 जिला में। वो है एक कैमूर और एक है रोहतास। बिंद चट्टान कुल कितना जिला में है? 2 जिला। बिहार की 2 जिला में, एक कैमूर और दूसरा रोहतास।
और जो धारवाड़ की चट्टानें हैं, धारवाड़ की चट्टानें जो झारखंड के साथ जो सीमा बनाती है उसमें आपको मिलेगी देखने। जैसे पहला हो गया औरंगाबाद, गया, नवादा, उसके ऊपर है नालंदा, फिर जमुई, बांका, मुंगेर। इन सभी जिला में आपको देखने को मिलेगी क्या? धारवाड़ की चट्टानें। धारवाड़ की चट्टानें। तो धारवाड़ की चट्टानें किन किन जिला में देखने को मिलती है बिहार में? औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, जमुई, बांका, मुंगेर। ठीक है। आप बताइए जो विंध्य की जो चट्टानें हैं बिहार में किन किन जिला में देखने को मिलती है? 2 जिला में। 2 जिला में कौन कौन सा? कैमूर और रोहतास। कैमूर और रोहतास। देखिए फिर से देखिए बिहार का जो भौतिक विभाजन इसको 3 भागों में किया गया। कितने भागों में? 3 भागों में। आप बताइए वो 3 कौन कौन सा है? पर्वतीय या तराई क्षेत्र, दूसरा मैदानी क्षेत्र और तीसरा पठारी क्षेत्र। तो पहला आपको बताना है कि पर्वतीय क्षेत्र या तराई क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया? पर्वतीय क्षेत्र या तराई क्षेत्र 3 भागों में। कौन कौन सा? सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून और दून घाटी। तो बताना है रामनगर दून घाटी। क्या बात है। दूसरा आपको बताना है जो मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया? 2 भाग में। कौन कौन सा? उत्तरी गंगा का मैदान, हाँ, और दक्षिणी गंगा का मैदान। दक्षिणी गंगा का मैदान। तो जो उत्तरी गंगा के मैदान का जो निर्माण होता है वो गंगा और उसकी सहायक नदियों से होती। उत्तरी गंगा के मैदान का निर्माण होती है। और जो दक्षिणी गंगा के मैदान का निर्माण होती है वो जो पठारी क्षेत्र है, ये पठारी क्षेत्र से जो बिहार के उत्तर की ओर जो बहती है नदियाँ उससे निर्माण होते हैं दक्षिणी गंगा के मैदान। ठीक है। आगे अब देखिए दूसरा देखिए आपको कहीं देखने को मिलती है इस तरह कि घाघरा गंडक दोआब। घाघरा गंडक दोआब मिलेगी आपको, मिलेगी गंडक कोसी दोआब। तो दोआब किसको बोलते हैं? दोआब बोलते हैं कि 2 नदियों के बीच के जो भूभाग होता है या मैदान होता है उसको बोलते हैं दोआब। ठीक है। तो जैसे बोलेगी गंडक और कोसी, गंडक और कोसी दोआब। तो गंडक और कोसी का जो बीच का जो मैदानी भाग उसको क्या बोलेंगे? गंडक कोसी दोआब। ठीक है। उसी तरह दूसरा बोलेगा घाघरा गंडक दोआब का मतलब क्या है? तो घाघरा और गंडक के बीच का क्षेत्र उसको घाघरा गंडक दोआब। ठीक। इस तरह जो भी आएगा इसी तरह रिलेट करेंगे। आगे देखिए आगे देखिए देख लेते। जैसे हम लोग बोले अभी क्या धारवाड़ का चट्टान, विंध्य का चट्टान और ये बोले थे ना ये पर्वतीय या तराई क्षेत्र, पर्वतीय या तराई क्षेत्र। उसके अंतर्गत आता था क्या? सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी जो है वो है टर्सरी प्रकार की चट्टान है। टर्सियरी प्रकार की चट्टान है। टर्सियरी प्रकार की चट्टान है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि बिहार में टर्सियरी प्रकार की चट्टानें किस जिला में देखने को मिलती है? पश्चिमी चंपारण। तो हम बोल देंगे पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण में। ठीक है। तो इसको देखते हैं कि जैसे धारवाड़ की चट्टान, विंध्य की चट्टान, टर्सरी प्रकार के चट्टानें का निर्माण जो हुआ वो किस काल में हुआ? किस काल में हुई है? तो पहला बात करें हम लोग धारवाड़ के चट्टानें। तो धारवाड़ के चट्टानें कहाँ मिलेगी? बिहार और झारखंड के साथ जो सीमा बनाती है उसमें। तो धारवाड़ के चट्टानें का जो निर्माण हुआ किस काल में हुआ? प्री कैम्ब्रियन काल में। ठीक है। उसके बाद विंध्य की चट्टानें और धारवाड़ के चट्टान दोनों प्री कैम्ब्रियन काल में निर्माण हुआ। और यदि दोनों पूछे कि सबसे पहले किसका निर्माण हुआ या बिहार की सबसे प्राचीन बिहार के सबसे प्राचीन पठार या चट्टानें कौन सी है? तो बोलेंगे धारवाड़ के चट्टान। तो धारवाड़ के चट्टान और विंध्य चट्टान दोनों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुई। लेकिन सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है? तो धारवाड़ के चट्टान। और दूसरा सबसे पुरानी
या दूसरा सबसे प्राचीन चट्टानें बिंद के कौन सा है? तो बिंद की चट्टान। कौन सा है? बिंद और नवीनतम बोलेगा, नवीनतम कौन सा है नवीनतम? टर्सरी वाली तो टर्सरी। टर्सरी बोलेगा तो सोमेश्वर श्रेणी, सोमेश्वर श्रेणी का जो भी नवीनतम बना है। देखिए उसके बाद आप बताइए धारवाड़ की चट्टान किस काल में बना है? धारवाड़ की चट्टान हाँ, प्री प्री क्रैम्बियन काल में। ठीक है। बिंद की जो चट्टान है किस काल में बनी है? प्री क्रैम्बियन काल में। प्री क्रैम्बियन काल। या बीपीएससी का क्वेश्चन देखिएगा ना, तो 67वीं या 68वीं बीपीएससी में पूछा गया इसका कि धारवाड़ या बिंद की चट्टान है किस काल में बनी है, कूट में दिया था, आप इसको देख के मार सकते हैं। ठीक है। और इसमें देखिए और भी दिया है, जैसे बिंद की चट्टान है, बिंद की चट्टान में आपको देखने को मिलेगी क्या? सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और चूना पत्थर और सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी चट्टान है? बिंद की चट्टान है। बिंद की चट्टान है, सीमेंट उद्योग और चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। यदि जिला की बात करें तो 2 ही जिला है। कौन कौन सा? कैमूर और रोहतास में ही कौन सा है? बिंद की चट्टान है। बिंद की चट्टान है। जो ये बीपीएससी पूछा था, ये कूट में दिया था, ये बोला कि बिंद की चट्टान है, सीमेंट उद्योग या चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। जिला की बात करें तो 2 जिला हो जाएगा। कौन कौन सा? कैमूर और रोहतास। उसके बाद देखिए टर्सरी यानी हिमालय। ठीक है। तो टर्सरी प्रकार की जो चट्टानें हैं उसका निर्माण कब हुई? टर्सरी हाँ, प्लीस्टोसीन काल में। प्लीस्टोसीन काल में टर्सरी प्रकार के जो चट्टानें का निर्माण हुई है उसका निर्माण कब हुई है? किस काल में? तो प्लीस्टोसीन काल में उसका निर्माण हुआ है। उसके बाद देखिए पढ़ेंगे मैदानी, जो क्योंकि बिहार का लगभग 96% भाग मैदानी भाग। क्या है? मैदानी भाग। तो इसका जो निर्माण हुई है वो किस काल में हुई है? तो प्लीस्टोसीन और होलोसीन में हुई। प्लीस्टोसीन और होलोसीन काल में हुई है। ठीक है। तो फिर से बताइए, जो बिहार का जो मैदानी भाग है, बिहार का मैदानी भाग, इसका निर्माण किस काल में हुई है? प्लीस्टोसीन और होलोसीन। प्लीस्टोसीन और होलोसीन। इससे पहले पढ़े थे टर्सरी। जो टर्सरी का निर्माण हुई, यानी बात करें तो हम सोमेश्वर श्रेणी का जो निर्माण हुआ है वो किस काल में हुई है? प्लीस्टोसीन। देखिए सोमेश्वर श्रेणी की बात करें तो प्लीस्टोसीन हो जाएगा। और बिहार के जो मैदानी भाग का बात करें उसका निर्माण किस काल में हुई? तो प्लीस्टोसीन में जोड़ देना है होलोसीन। ठीक है। प्लीस्टोसीन और होलोसीन में निर्माण क्या? जो बिहार का मैदानी भाग है उसका निर्माण हुआ प्लीस्टोसीन और होलोसीन काल में। ठीक है। तो एक बार इसको फिर से पूछते हैं। तो धारवाड़ के जो बिहार के जो धारवाड़ चट्टानें का निर्माण हुई है किस काल में हुई? बताइए मुझे। प्री क्रैम्बियन काल में। बिंद चट्टानें का निर्माण किस काल में? प्री क्रैम्बियन काल। आगे जो बिहार में जो पश्चिमी चंपारण में जो देखने को मिलती है सोमेश्वर श्रेणी, उसी को बोलते हैं टर्सरी प्रकार की। ठीक है। पहाड़ी। तो इसका निर्माण किस काल में हुई है? प्लीस्टोसीन काल में। और बिहार का जो मैदानी भाग है, उसका निर्माण किस काल में हुई है? प्लीस्टोसीन और होलोसीन में। प्लीस्टोसीन और होलोसीन। यदि बात करें कि बिहार की कौन सी पहाड़ी या चट्टानें सीमेंट उद्योग और चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है? बिंद की चट्टान। तो बिंद की चट्टान हो जाएगा। यदि जिला पूछे तो बोल देंगे हम कैमूर और रोहतास में। ठीक है। और यदि बोलेगा बिहार के सबसे प्राचीन चट्टानें कौन सी है? धारवाड़ की चट्टान सबसे प्राचीन, धारवाड़ की चट्टान। और नवीनतम जो पहाड़ी है बिहार की वो कौन सा है? टर्सरी प्रकार की चट्टान है। यदि बोले तो सोमेश्वर श्रेणी। ठीक है। तो ऑप्शन में दे दे कि धारवाड़ की चट्टान, बिंद चट्टान और सोमेश्वर श्रेणी, इन तीनों में सबसे पहले किसका निर्माण हुआ है? तो क्या बोलेंगे? तो धारवाड़ की चट्टान। सीक्वेंस से बोलेगा सजाने तो धारवाड़ चट्टान पहले होगा, उसके बाद बिंद की चट्टान है और उसके बाद होगा क्या?
सोमेश्वर श्रेणी, यदि वो ना रहे तो टर्सरी प्रकार की चट्टानें रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार की जलवायु क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बिहार की जलवायु, बिहार की जलवायु। तो देखिए बिहार की जलवायु कैसी है? तो बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु। यदि पूछेगा आपसे कि बिहार की जलवायु कैसी है तो बोलेंगे उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु। बिहार की जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। ठीक है, तो देखिए बिहार में जलवायु को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। निम्नलिखित कारक मतलब बिहार की जलवायु किससे किससे प्रभावित होती है। ठीक है, तो देखिए पहला है अक्षांशीय स्थिति। ठीक है, दूसरा बिहार के उत्तर में या भारत के उत्तर में स्थित हिमालय क्षेत्र। ठीक है, हिमालयी क्षेत्र। दूसरा बंगाल की खाड़ी से दूरी, बंगाल की खाड़ी से दूरी, ये तीसरा हो गया। चौथा देखिए उच्चावच, चौथा क्या है? उच्चावच। पांचवा मानसून का प्रभाव, मानसून का प्रभाव भी बिहार की जलवायु को प्रभावित करती है। ठीक है, उसके बाद ग्रीष्म हवाएं। ठीक है, ये सभी कारक बिहार के जलवायु को क्या करती है? प्रभावित करती है। ठीक है, देखिए फिर से बोलते हैं बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं। ठीक है, तो पहला अक्षांशीय स्थिति। ठीक है, दूसरा हिमालय यानी बिहार के या भारत के उत्तर में स्थित है हिमालय, तो ये भी बिहार की जलवायु को प्रभावित करती है। तीसरा हो गया बंगाल की खाड़ी से दूरी। चौथा उच्चावच, चौथा हो गया उच्चावच। पांचवा मानसून का प्रभाव, और छठा हो गया ग्रीष्म हवाएं। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट देखिए देशांतर बिहार की जलवायु या फिर भारत की जलवायु को प्रभावित नहीं करती। ठीक है, ये अक्षांश प्रभावित करेगी लेकिन देशांतर जलवायु को प्रभावित नहीं करेगी। ठीक है, तो आपको बताना है कि बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, बताइए। अक्षांशीय विस्तार, उत्तर हिमालय में उपस्थिति, हिमालय की उपस्थिति। हाँ, उत्तर में हिमालय की उपस्थिति। तीसरा बंगाल की खाड़ी। चौथा उच्चावच। उसके बाद पांचवा हो गया ग्रीष्म हवाएं। हाँ, छठा हो गया मानसून का प्रभाव। ये 6 जो कारक है ये बिहार की जलवायु को प्रभावित करती है और देशांतर बिहार की जलवायु को प्रभावित नहीं करती। ठीक है, ये जब भी इस तरह ऑप्शन में आएगा तो ये आपको देशांतर जरूर देगी कि इनमें से कौन सा कारक जो है बिहार की जलवायु को प्रभावित नहीं करती है। तो देखिएगा देशांतर आंसर नहीं होगा। ठीक है, बाकी वह जितना बताया ये सब होगा। ठीक है, देखिए एक और क्या है कि कोपेनहेगन के अनुसार भारत की जलवायु को 8 भागों में बांटा गया। ठीक है, दूसरे बिहार भी आएगी। तो बिहार में यदि जलवायु पूछे ना बिहार की जलवायु कैसे कोपेनहेगन के अनुसार, तो CWG। ठीक, ऐसे बिहार के 2, क्योंकि गंगा के उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान, यानी उत्तरी बिहार की बात करें और दक्षिणी बिहार की बात करें तो उत्तरी बिहार में CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, और दक्षिणी बिहार में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। बीपीएससी में देखिए क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, कि बिहार में कौन सी प्रकार की जलवायु पाई जाती है? सीधा ऑप्शन में था CWG। तो CWG क्या है? यदि डीप में पूछेगा तो CWG है बिहार की उत्तर यानी उत्तरी बिहार की जलवायु। ठीक है, उत्तरी बिहार में कौन सी जलवायु पाई जाएगी? CWG। और दक्षिणी बिहार में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि बिहार की जलवायु ये उत्तरी बिहार की जलवायु है वो कैसी है, किस प्रकार की जलवायु? तो CWG प्रकार की। और दक्षिणी बिहार में किस प्रकार की जलवायु? AW। ठीक है, यदि बिहार के पूछेंगे बिहार की जलवायु कैसी है? CWG। यदि ऑल ओवर पूछेंगे तो CWG बीपीएससी क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, कि बिहार की जलवायु कैसी है तो CWG। ठीक है,
या बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो CWG। ठीक है, आगे आपको बताना है कि बिहार की जो जलवायु है वो कैसी है। बिहार की जलवायु हाँ, उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी, उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए तो एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि जो बिहार की सबसे प्राचीनतम चट्टान कौन सी है? धारवाड़ चट्टान। वेरी गुड। धारवाड़ की चट्टान है। ठीक है, धारवाड़ की चट्टान। अब बिहार के सबसे नवीनतम चट्टानें कौन सी है? टर्सरी की चट्टान। टर्सरी, यदि टर्सरी ना रहे तो सोमेश्वर श्रेणी। और सोमेश्वर श्रेणी बिहार के किस जिला में पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में। कौन सा जिला में? पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, आगे चलिए एक क्वेश्चन और बताइए दीजिए कि उत्तरी बिहार में कौन सी प्रकार की जलवायु पाई जाती है? CWG। और दक्षिणी बिहार में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और बिहार की जलवायु यदि पूछे तो किस प्रकार है? CWG। ऑल ओवर CWG। ठीक है, चलिए देखिए आप पढ़ेंगे बिहार का क्या? नदियाँ। बिहार की नदियाँ। तो देखिए बिहार में जो गंगा नदी है, बिहार में जो है गंगा नदी है। ठीक है, बिहार में जो गंगा नदी है, बिहार में क्या है? गंगा नदी जो है बिहार के बीचों बीच से गुजरती है। बिहार के बीचों बीच से गुजरती है। तो गंगा नदी जो बिहार के बीचों बीच से गुजरती है तो उत्तर में उसको हो जाएगी उत्तरी गंगा का मैदान। उत्तर में हो जाएगी उत्तरी गंगा का मैदान और उसके नीचे हो जाएगी दक्षिणी गंगा का मैदान। ठीक है, तो आपको देखिए याद करना है कि पहले गंगा नदी जो है, गंगा नदी बिहार के कितने जिला से होकर गुजरती है, उसके बाद पढ़ेंगे हम इसकी सहायक नदियाँ। ठीक है, ये आपको थोड़ा ज़्यादा याद करना इम्पोर्टेंट। ठीक है, देखिए तो आपको बताना है कि बिहार में जो गंगा नदी है, पहले याद करना है कि बिहार में गंगा नदी बिहार के कितने जिला से गुजरती है? 12 जिला से। कितना जिला से? 12 जिला। आपको देखिए याद करना है इसको पश्चिम से लेकर पूर्व को, एक सीक्वेंस के अनुसार हम इसको याद करेंगे। ठीक है, सीक्वेंस के अनुसार। ठीक है, देखिए पहला बिहार में जो प्रवेश करती है ना, सबसे पहले बक्सर प्रवेश करती है। यदि बक्सर के सबसे जो पहला है बक्सर में चौसा में। बक्सर में कहाँ? चौसा में। ठीक है, यदि जिला पूछे तो बक्सर। अब देखिए पहले प्रवेश करती है बक्सर में, उसके बाद बक्सर के बाद देखिए भोजपुर या फिर आरा। बक्सर, आरा या भोजपुर, उसके बाद सारण, उसके बाद पटना, उसके बाद वैशाली। देखिए जैसे कि 12 जिला है तो इसको हम 5+5+2 में याद करेंगे, क्योंकि एक ही बार याद करेंगे 12 तो फिर भूल जाएंगे। ठीक है, तो इसको याद पार्ट कर दिए 3 भाग में। ठीक है, 5+5+2। ठीक है, तो पहले देखिए 5 याद करेंगे। ठीक है, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व को। देखिए पहला हो जाएगा बक्सर। ठीक है, आरा, सारण, पटना, वैशाली। ठीक है, फिर से सुनिए बक्सर, आरा, सारण, पटना, वैशाली। ठीक है, 5 हो गए ना? बोलिए कौन कौन सा 5? बक्सर, आरा, सारण, पटना, वैशाली। 5 जिला हो गया। ठीक है, 5 जिला कौन कौन सा? बक्सर, आरा, सारण, पटना, वैशाली। अब उसके 5 याद करते हैं, उसके आगे देखिए आप अपना, उसके बाद आप छठा जिला आप एंटर कर जाइए। ठीक है, समस्तीपुर, खगड़िया नहीं, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय। देखिए 2 गो सराय। पहले हो गए समस्तीपुर, उसके बाद बेगूसराय के जस्ट बाद बोले लखीसराय। 3 हो गया ना? 3 हो गया। उसके मुंगेर और खगड़िया। मुंगेर और खगड़िया 5 हुआ ना? देखिए 5 पहले कौन कौन सा था? शुरुआत के 5 था बक्सर, आरा, सारण, पटना, वैशाली। 5 हो गया। उसके बाद 5 समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया। ठीक है, 5 हो गया ना? ठीक है, मुंगेर और खगड़िया। देखिए पहला 5 कौन कौन सा था? बक्सर, आरा, सारण, पटना, वैशाली। उसके बाद 5 कौन था? समस्तीपुर,
बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया। ठीक है, मुंगेर के बाद क्या है? खगड़िया। ठीक है, हो गया 5 और 5 10, बच गया 2। तो 2 है भागलपुर और कटिहार। ठीक है, भागलपुर और कटिहार। ठीक है, अब देखिए इसको एक बार शुरू से देखते हैं। हाँ, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, देखिए पहला बताइए आप। पहला बक्सर, आरा, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया। उसके बाद 2 भागलपुर, कटिहार। तो आपको बताना है कि बिहार से जो गंगा गुजरती है कुल 12 जिला में, 12 जिलों का पश्चिम से पूर्व का क्रम। सबसे पहले तो बक्सर, आरा, फिर सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया और भागलपुर, कटिहार। इन 12 जिलों से गंगा नदी गुजरती है। ठीक है, यदि पूछ दे कि मुंगेर किस नदी किनारे स्थित है, तो गंगा नदी किनारे जितना से गुजरती, तो इन 12 जिला, ये 12 जिला जो है गंगा नदी के तट पर या गंगा नदी किनारे स्थित है। ठीक है, जैसे पूछेगा पटना किस नदी किनारे स्थित है, तो गंगा नदी। बक्सर गंगा नदी, सारण गंगा नदी। ठीक है, आरा गंगा नदी। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। क्या चीज़? समस्तीपुर तो बूढ़ी गंडक नदी किनारे। नहीं, यदि मुख्य रूप से देखा जाए। अच्छा, ठीक है, मुख्य रूप से। हाँ, बूढ़ी गंडक भी गुजरती है। अच्छा, इसके लिए देखिए आगे, इसको आगे देखिए। अब देखिए, देखते हैं इसको। ठीक है, अब गंगा को देख लिए कि गंगा बिहार के कुल 12 जिलों से गुजरती है। ठीक है, और गंगा ऐसे गुजरती है कि बिहार को 2 भाग में बांट देती है। उत्तरी गंगा। ठीक है, गंगा और उसकी जो सहायक नदी से जो बनी है उत्तर में, वो हो जाएगा उत्तरी गंगा का मैदान। और गंगा के जो दक्षिण में है और उसकी सहायक नदी से जो बनी है वो हो जाएगा दक्षिण गंगा का मैदान। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे हम गंगा तो पढ़ लिए, उसकी सहायक नदियाँ, उसकी सहायक नदियाँ। ठीक है, तो इसको भी हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे। यदि कभी बोल दे कि गंगा की सहायक नदियों को सजाया पश्चिम से पूर्व, तो सीक्वेंस से याद करते रहेंगे तो सजा देंगे अच्छा से। सजा देंगे। ठीक है, तो कोई भी चीज़ को हम सीक्वेंस से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखें गंगा के बिहार में। ये हम पूरी भारत की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम बिहार में बात कर रहे हैं। ठीक है, बिहार में ऐसे, बिहार का हो जाएगा पहले क्या, रामगंगा। यदि गंगा का पूछे कि पहली सहायक नदी क्या है, सबसे पश्चिम में, तो रामगंगा हो जाएगा। लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्या, बिहार। ठीक है, तो बिहार की जो सबसे पहली गंगा के जो बाईं ओर की, यानी कि उत्तर में, गंगा की उत्तर में जो सहायक नदियां हैं, जो बाईं ओर से जो मिलती है, पहली सहायक नदी कौन सी? घाघरा। देखिए पहले हम बोल देते हैं। ठीक है, देखिए पहला हो जाएगा घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, गोमती, पहले घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। ठीक है, कितनी नदी हो गई? 7 नदी हुई ना। देखिए पहला घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। ये 7 नदी होगा। ठीक है, जो इसका क्रम है पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर, पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर। ठीक है, अब गंगा की दक्षिण की सहायक, गंगा के दक्षिण की जो सहायक नदियाँ हैं, दाहिनी ओर की नदियाँ, यानी दाहिनी ओर की जो नदियाँ हैं। ठीक है, दाहिनी ओर की जो मिलती है गंगा में, वो पढ़ेंगे। तो ऊपर का कितना हो गया? 7। नीचे का नदी देखते हैं। ठीक है, तो पहला हो जाएगा कर्मनाशा। पहला क्या हो जाएगा? कर्मनाशा। दूसरा देखिए, ये भी देखेंगे हम पश्चिम से पूर्व की, पश्चिम से पूर्व की। ठीक है, पहला हो जाएगा कर्मनाशा, उसके बाद सोन, तीसरा हो गया पुनपुन, चौथा हो गया फल्गु, उसके बाद हो गया क्यूल, उसके बाद अजय। ठीक है, 6 नदी हो गया। उत्तर में कितनी नदी था? 7 नदी। दक्षिण में 6 नदी। इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए पहला कौन सा बोले? कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल और अजय। ठीक है, अब देखेंगे, देखिए ये गंगा के उत्तर में 7 नदी, उसकी सहायक नदियाँ, और दक्षिण की 6 सहायक नदियाँ। इसको पहले देखें क्या कि सभी नदियाँ पहले इसका उद्गम कहाँ से होती है? उद्गम कहाँ से
उद्गम यानी कि जहाँ से नदियाँ निकलती है निकलती उसको है। बोलेंगे उद्गम। उद्गम। ठीक है, जहाँ से नदियाँ निकलती है उसको बोलेंगे उद्गम। उद्गम। ठीक है, और जहाँ मिलती है उसको बोलेंगे मुहाना। मुहाना। ठीक है, देखिए तो पहले देखिए पढ़ेंगे बिहार के उत्तर की जो 7 नदियाँ हम देखे हैं गंगा की सहायक नदियाँ। तो पहले देखिए क्या घाघरा। तो घाघरा का जो उद्गम स्थल है, घाघरा का उद्गम स्थल जो है वो कहाँ है? तिब्बत। तो तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। और तिब्बत से होते हुए तिब्बत से निकलती है, जाती है उसके बाद कहाँ? नेपाल। नेपाल से यूपी। नेपाल से यूपी। देखिए पहले कहाँ से निकलता है? तिब्बत से जाएगी नेपाल से यूपी। यूपी से बिहार में प्रवेश करेगी कौन सा जिला? सिवान में। कौन सा जिला में? सिवान में प्रवेश करेगी। और सिवान से होते हुए जाएगी सारण। कहाँ पे? सारण में। और सारण में छपरा। देखिए छपरा पड़ता है कौन सा जिला? सारण जिला। कौन सा जिला में? सारण में। और छपरा में जाके गंगा से मिल जाएगी। तो एक कंप्लीट हो गया ना। घाघरा नदी कौन सा नदी? घाघरा। कौन सी नदी? घाघरा। तो घाघरा नदी का उद्गम कहाँ है? तिब्बत से निकलती है, उसके जाएगी नेपाल से जाएगी यूपी, और यूपी से प्रवेश करेगी बिहार में कहाँ? तो सिवान में प्रवेश करेगी, और सिवान से जाएगी सारण में, और सारण के छपरा में गंगा से मिल जाएगी। तो यदि आपके पूछे कि कौन से गंगा की कौन सी सहायक नदी छपरा में जाके गंगा से मिलती है? तो घाघरा हो जाएगा। कौन सी नदी हो जाएगी? घाघरा हो जाएगी। घाघरा हो गया ना। घाघरा बाद क्या था? गंडक। घाघरा के बाद था गंडक। तो ये गंडक का उद्गम स्थल कहाँ है? नेपाल। ये नेपाल से निकलती है, और नेपाल से निकलती हुई बिहार के पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है। कहाँ पे? बिहार के पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है। अब पश्चिमी चंपारण से होते हुए ये सारण कहाँ पे? सारण में आएगी, और सारण में सोनपुर में मिल जाएगी गंगा से। ठीक है, फिर से देखिए गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नेपाल। कहाँ पे? नेपाल से निकलती है, और नेपाल से होते हुए किस में आएगी? बिहार के कौन सा जिला में प्रवेश करती है गंडक नदी? पश्चिमी चंपारण में। कौन सा जिला में? पश्चिमी चंपारण में। अब पश्चिमी चंपारण से होते हुए प्रवेश करेगी कहाँ पे? सारण। सिवान नहीं, सारण में। सिवान हो गया उसके पश्चिम में आता है, हम बात कर रहे हैं सारण का। तो सारण में आके ये कहाँ? सोनपुर में गंगा में मिलती है। ठीक है, सोनपुर में गंगा से मिलती है। तो 2 नदी कंप्लीट किए ना। दोनों देख लेते फिर से। घाघरा नदी उद्गम कहाँ से होती है? तिब्बत से। नेपाल से यूपी से बिहार के सिवान में प्रवेश करती है। सिवान से सारण में। और सारण में कहाँ मिलती है? गंगा में जाके मिल जाती है। छपरा में गंगा से मिल जाती है। इससे यदि अच्छा से पढ़िएगा तो कोई एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप हमारे साथ सिर्फ जुड़े रहिए, आपको एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे, खास करके बिहार के भूगोल से। ठीक है दोस्तों, आइए दूसरा देखिए। घाघरा हो गया ना। गंडक भी हो गया। तो गंडक बताइए, गंडक उद्गम स्थल कहाँ है? नेपाल से निकलती है, और बिहार में। हाँ देखिए, एक उद्गम कहाँ से होता है, अब बिहार में प्रवेश कहाँ होती है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मिलती कहाँ, ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला कि उद्गम पहले कहाँ से होती है? नेपाल से। बिहार में ये प्रवेश कौन से जिला में करती है? पश्चिमी चंपारण में। और गंगा में जाके किस जिला में मिलती है? ये 3 चीज़ नदी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो गंडक की बात करें तो गंडक नदी निकलती कहाँ से है? नेपाल से निकलती है ना। नेपाल से बिहार के पश्चिमी चंपारण, उसके बाद उसका सारण में आती है। सारण में कहाँ? सोनपुर में मिलती है गंगा से। 2 हो गया कंप्लीट। उसके बाद गंडक के बाद है बूढ़ी गंडक। गंडक के बाद है बूढ़ी गंडक। तो देखिए बूढ़ी गंडक का जो उद्गम है ना, बूढ़ी गंडक का उद्गम है वो पश्चिमी चंपारण के सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है। सोमेश्वर श्रेणी में ही स्थित है क्या? सोमेश्वर पहाड़ी। अभी आपको जस्ट बताए थे पीछे। तो सोमेश्वर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सोमेश्वर पहाड़ी। तो सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती क्या? बूढ़ी गंडक। क्या निकलती है? बूढ़ी गंडक। अब बूढ़ी गंडक देखिए ये धीरे धीरे कहाँ, ये गंगा में कहाँ मिलती है? ये खगड़िया मिलती है। बूढ़ी गंडक मिलती है कहाँ पे? गंगा में जाके तो खगड़िया जिला में मिलती है। जो अभी आप बोल रहे थे ना
समस्तीपुर हाँ। समस्तीपुर में ही थोड़ा हाँ। सा वो भी लगता मुजफ्फरपुर से है। होते हाँ, हुए जैसे कि ये समस्तीपुर ऑप्शन जाके देखा में- जाए। ऑप्शन के हिसाब से। हाँ, ऑप्शन देखा जाए। खगड़िया में जगह मिलती है। हाँ, खगड़िया में जाके देखिए आगे देखिए, पूछा भी था क्वेश्चन ना ये देखिए क्वेश्चन पूछा था किस में, ये जो 1799 हुआ था ना एसआई का, बिहार एसआई का, अच्छा पीटी तो उसमें 18 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट था अच्छा उसमें एक क्वेश्चन देखिए ये पूछा था कि सोनपुर जो है, हाँ। सोनपुर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? गंडक नदी किनारे। गंडक गंडक नदी नदी, किनारे। ठीक है। इसको और थोड़ा किया था कि ये सोनपुर और हाजीपुर और सोनपुर किस नदी पर स्थित है? किस नदी? ये गंडक नदी। नदी आप यदि क्वेश्चन देखिएगा ना तो उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है, कि हाजीपुर और सोनपुर ये दोनों जो है गंडक नदी पर स्थित है, ठीक है। इसके पहले एक और क्वेश्चन पूछा था हाँ। कि बूढ़ी गंडक गंगा में जाके कहाँ मिलती है? बूढ़ी गंडक खगड़िया गंगा में जाके कहाँ मिलती है? खगड़िया। खगड़िया। ये दो क्वेश्चन बिहार एसआई में पूछा है पीटी में, ठीक है, प्रीलिम्स 18 तारीख को में, first shift 18 तारीख फर्स्ट शिफ्ट में, हाँ। ठीक है। तो ये काफ़ी मदद करेगी ये। 21 तारीख को ठीक पूछा है। था सेकंड शिफ्ट में, मेरा शिफ्ट हाँ। में अच्छा। वो क्वेश्चन किस ये- नदी को सरी घाघरा नदी के घाघरा नदी को किस घाघरा किस नदी को? नहीं, घाघरा नदी को क्या नाम? प्लस किस पुराना नाम। नदी को सरयू नदी के नाम से तो घाघरा। घाघरा। तो घाघरा को ही बोलते हैं सरयू सरयू नदी, नदी। ठीक है। आगे उसको बोलते भी हम घाघरा को ही क्या बोलते हैं? सरयू नदी। सरयू नदी। देखिए 3 क्वेश्चन हो गया ना। 3 क्वेश्चन हो गया। इस तरह आपको खाली जुड़े रहना है मेरे साथ। फिर देखिए आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा ना खटाखट मारिएगा फिर ये, ठीक है दोस्तों। आइए देखिए पहला हो गया घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक। तो देखिए बूढ़ी गंडक ये बिहार में ही पश्चिमी चंपारण से निकलती है। ठीक है। ये एक ऐसा नदी है, और भी नदी है, लेकिन ये ऐसा नदी चूँकि इसका उद्गम स्थल बिहार में ही है, बिहार में। ठीक है। और कहाँ पे? सोमेश्वर की पहाड़ी सोमेश्वर हाँ, सोमेश्वर पहाड़ी से ही निकलती है। है। और ये गंगा में कहाँ मिलती है? खगड़िया में। खगड़िया में। 3 हो गया ना। पहला कंप्लीट कर लिए घाघरा, गंडक, गंडक, बूढ़ी गंडक। अब देखिए बागमती, कमला, कोसी। तो देखिए आप जो कल का जो क्लास पढ़ाए थे, हम क्लास किए थे ना, हाँ। तो कि नेपाल के साथ जो भारतीय ये बिहार के जो कौन कौन से जिला सीमा बनाती है, तो कितना जिला था? 7 जिला था जिला ना। था। कौन कौन सा बताइए तो, बोलिए बोलिए। थोड़ा सा गलती। बोलते देखिए हैं। पश्चिमी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण समस्तीपुर मधुबनी सुपौल, अररिया अररिया, किशनगंज। किशनगंज। अब देखिए हम बोले क्या, पहले बोले बागमती, हाँ। कमला, कोसी। तो आपको वैसे देखिए सीतामढ़ी, हाँ। मधुबनी और सुपौल, ठीक है, नेपाल से टच करती है ना। हाँ। तीनों सीतामढ़ी, हाँ। मधुबनी हाँ। और सुपौल। सुपौल। तो उसी तरह देखिए बागमती, कमला, कोसी। तो बागमती जो है सीतामढ़ी से प्रवेश करती है। देखिए बागमती, कमला, कोसी ये तीनों निकलती है कहाँ से? नेपाल से। नेपाल से। कहाँ से निकलती है? नेपाल से। नेपाल से निकलती है, ठीक है। बागमती, कमला, कोसी कहाँ से निकलती है? तीनों नेपाल से। लेकिन बागमती, कमला, कोसी बिहार के 3 अलग अलग जिला में प्रवेश करती है, ठीक है, अलग अलग जिला से प्रवेश करती है। तो बागमती बिहार के कौन से जिला से प्रवेश करती है? सीतामढ़ी, फिर कमला मधुबनी, फिर कोसी सुपौल। देखिए फिर से बागमती, कमला और कोसी, बागमती, कमला और कोसी। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तीनों का नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। कहाँ है? नेपाल। तो बागमती बिहार के किस जिला में प्रवेश करती है? सीतामढ़ी में। बागमती के बाद था कमला। तो कमला जो नदी है बिहार के किस जिला में? मधुबनी हो जाएगा। कोसी सुपौल जिला में। कोसी हो जाएगा सुपौल में। कोसी हो जाएगा सुपौल में, ठीक है। देखिए अब देखिए फिर से देखिए घाघरा हो गया, गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक, वो 3 हो गया था ना। अब ये 3 पड़ रहे थे कौन सा? बागमती, कमला और कोसी। तो बागमती, कमला, कोसी तीनों निकलती है नेपाल से, ठीक है। अब बिहार में 3 अलग अलग जिला से प्रवेश करते, वो भी सीक्वेंस में, ठीक है। तीनों नज़दीकी जिला है, ठीक है। तो पहला सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल। तो सीतामढ़ी में प्रवेश करेगी बागमती, मधुबनी में कमला और सुपौल में कोसी। तो बागमती और कमला दोनों की जो संयुक्त धारा है वो मिल जाएगी कोसी में। किससे मिल जाएगी? कोसी में। एक तरह ये भी बोल सकते हैं कि कोसी की ही सहायक नदी है बागमती और कमला।
ठीक है, क्योंकि ये दोनों की धाराएं मिल जाती है किसमें, कोसी कोसी में। तो एक तरह सहायक नदियाँ भी हो गई, ठीक है, कोसी की सहायक नदियाँ। तो बागमती और कमला दोनों की संयुक्त धारा मिल जाती है कोसी में, और बागमती, कमला और कोसी तीनों की संयुक्त धारा बिहार के कटिहार के कुर्सेला में मिलती है गंगा से। ठीक है, ठीक है। फिर से देखिए बागमती, कमला और कोसी, बागमती, कमला और कोसी। तो बागमती, कमला, कोसी तीनों का जो उद्गम स्थल है वो है कहाँ से, नेपाल। आप बागमती बिहार के किस जिला में प्रवेश करती है, सीतामढ़ी। बागमती में था कमला मधुबनी और कोसी सुपौल में। तो बागमती और कमला दोनों की संयुक्त धारा मिल जाती है किसमें, कोसी में मिल जाती है। अब बागमती, कमला और कोसी तीनों की धाराएं मिलती है कहाँ, जिला बोलेगा तो कटिहार। यदि कटिहार में और थोड़ा डीप में जाएगा तो कुर्सेला नामक स्थान में गंगा में जाकर मिल जाती है। देखिए पहला हो गया घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी। 6 हो गया, बच गया एक महानंदा। देखिए महानदी नहीं, हम महानंदा की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें कंफ्यूज। महानदी ये उड़ीसा से शायद, पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग पहाड़ी से महानंदा। देखिए ये जो है महानंदा की बात करें, महानदी का नहीं, ठीक। तो महानदी, हाँ वो देखिए महानंदा जो है क्या है, महानंदा। तो महानंदा जो निकलती है ना पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है महानंदा नदी, ठीक है। अब देखिए निकल गई वहाँ से, यानी कि महानंदा नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा, दार्जिलिंग की पहाड़ी। दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती क्या, महानंदा नदी। उसके बाद दक्षिण की ओर बहती है, बिहार में प्रवेश करेगी कहाँ पे, किशनगंज। कहाँ प्रवेश करेगी, किशनगंज। और किशनगंज से होते हुए फिर ये चल जाती है कहाँ, पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये बिहार में नहीं मिलती है, ये बिहार में गंगा से नहीं मिलती, ये मिलती कहाँ, पश्चिम बंगाल में चली जाती, प्रवेश करती है किशनगंज में, फिर ये चली जाती कहाँ पे, पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल में मालदा के पास गंगा में मिलती है कौन सी, महानंदा नदी। अच्छा, पश्चिम ठीक बंगाल है, हाँ उद्गम भी है पश्चिम बंगाल में, और मिलती भी है पश्चिम बंगाल में, लेकिन ये बिहार में प्रवेश कर जाती है, इसके लिए इसको पढ़ना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। देखिए अब देखिए फिर से देखते हैं सातों नदी। गंगा की जो उत्तर में या बाईं ओर की जो 7 सहायक नदियां था उसको फिर से देख लेते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। एक बार बोल देते फिर आपसे हम पूछेंगे। देखिए पहले घाघरा था, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा, ठीक है। तो आपको बताना है कि बिहार में जो गंगा नदी है, गंगा की जो उत्तर में, गंगा के उत्तर में या गंगा की बाईं तरफ की जो सहायक नदियाँ 7 नदियाँ वो आपको बतानी है कौन कौन सा है। आपको बताना है पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, ठीक है। चलिए ये कंप्लीट हो गया कि कहाँ कहाँ से निकलती है, कहाँ बिहार में प्रवेश करती है और गंगा में जाके कहाँ पे मिलती है, ठीक है। अब देखते हैं जो गंगा की जो दाईं ओर या गंगा के दक्षिण की जो सहायक नदी है जो गंगा में मिलती है उसके बारे में पढ़ें। तो इसके कितना नदी था, 6 नदी है ना। तो 6 को देखते हैं, इसका उद्गम कहाँ से होता है, बिहार में किस जिला में प्रवेश करती है और गंगा में जाके कहाँ मिलती है, ठीक है। देखिए पहला था क्या, कर्मनासा। देखिए कर्मनासा नदी का जो उद्गम है बिहार के कैमूर जिला में, कैमूर जिला के कैमूर पठारी से ही, कैमूर पहाड़ से ही निकलती है, ठीक है। कौन सा नदी, कर्मनासा। कर्मनासा नदी की एक और बात बताए थे क्या, बिहार में उसका उद्गम स्थल है कौन सा नदी, बूढ़ी गंडक, क्योंकि बूढ़ी गंडक निकलती है पश्चिमी चंपारण से, ठीक है। बिहार में इसका उद्गम स्थल। उसी तरह कर्मनासा नदी का उद्गम स्थल जो है वो बिहार में ही, कहाँ पे है, बिहार में ही कैमूर जिला में। कहाँ पे, कैमूर जिला। ये उत्तर की ओर बहते हुए बक्सर में जाके गंगा से, हाँ बक्सर यदि पूछेगा और डिप जाएगा तो चौसा जाके मिल जाती है, ठीक है। कर्मनासा नदी जो कर्मनासा नदी कहाँ से निकलती है, कैमूर से निकलती है, ठीक है। और ये गंगा में कहाँ मिलती है, बक्सर के चौसा में जाके गंगा से मिल जाती है। और
गंगा भी प्रवेश करती है बिहार के कौन सा जिला में? बक्सर के चौसा बक्सर के चौसा से ही प्रवेश करती है। ठीक है, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी बिहार की जो सहायक नदी है कर्मनाशा, ये भी बिहार के बक्सर के चौसा में गंगा में मिलती है। एक हो गया ना। दूसरा कर्मनाशा के बाद है सोन। तो सोन नदी का जो उद्गम स्थल है, सोन नदी का उद्गम स्थल ये है क्या? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती कौन सा नदी? सोन नदी। और ये उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई बिहार के रोहतास में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? बिहार के रोहतास में। और रोहतास से होते हुए सोन नदी दानापुर में जाके गंगा से मिल जाती है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। फिर से देखिए, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी से। और उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई बिहार में प्रवेश करती है रोहतास जिला में। और ये नदी गंगा में कहाँ मिलती है? दानापुर में गंगा से मिल जाती है। ठीक है, तो कौन सा हो गया? 2 हो गया ना। एक कर्मनाशा हो गया, एक सोन हो गया। ठीक है, आपको बताना है कि कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है और गंगा में जाके कहाँ से मिलती है? कर्मनाशा नदी। हाँ, कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल बताइए। कैमूर की पहाड़ी। कैमूर की पहाड़ी यानी कैमूर जिला से ही निकलती है। और वह बक्सर में जाके चौसा के पास गंगा नदी में जाके मिल जाती। ठीक है, सोन भी पढ़ लिए कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक की पहाड़ी से। और ये रोहतास में प्रवेश करती है और दानापुर में जाके गंगा से मिल जाती है। तो एक हो गया कर्मनाशा, एक उसके बाद पुनपुन। सोन के बाद होगा पुनपुन। देखिए, पुनपुन का जो उद्गम स्थल है झारखंड के पलामू से निकलती है पुनपुन नदी। ठीक है, झारखंड के पलामू से निकलती है पुनपुन नदी। हम बोलेंगे 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। नदी का उद्गम यानी नदी कहाँ से निकल रही है। यदि हम बिहार विशेष के बारे में पढ़े तो बिहार पढ़ रहे हैं तो जिला का ही बात करेंगे कि बिहार के किस जिला में प्रवेश करती है। और गंगा की सहायक नदी तो गंगा में किस जिला में मिलती है। उद्गम बिहार में कहाँ प्रवेश करती है और बिहार में किस जिला में गंगा से मिलती है। ये 3 चीज़ ही सब नदी का याद करना है। ठीक है, देखिए घाघरा, ये कर्मनाशा हो गया, सोन हो गया, पुनपुन। तब पुनपुन निकलती है झारखंड के पलामू से। कहाँ से निकलती है? झारखंड के पलामू से निकलती है। और बिहार में प्रवेश कहाँ करती है? वहाँ पुनपुन ना। हाँ, पुनपुन औरंगाबाद। कहाँ प्रवेश करती है? औरंगाबाद में प्रवेश करती है पुनपुन नदी। और देखिए, पुनपुन नदी जो है वो फल्गु और पुनपुन की जो संयुक्त धारा है वो आगे उत्तर की ओर बहते हुए फतुआ में गंगा से मिलती है। ठीक है, फतुआ में गंगा से मिल जाती है क्योंकि ठीक है। देखिए, फिर से हम बात कर रहे हैं पुनपुन से। तो पुनपुन का उद्गम स्थल कहाँ है? बिहार में कहाँ प्रवेश करती है और गंगा में कहाँ मिलती है? पुनपुन का उद्गम है झारखंड के पलामू से निकलती है। उसके बिहार में प्रवेश करती है, औरंगाबाद में प्रवेश करती है। अब बिहार में गंगा में कहाँ मिलती है? हाँ, तो फतुआ में इसकी संयुक्त धारा। तो एक पुनपुन और एक फल्गु, दोनों की संयुक्त धारा फतुआ में जाके गंगा से मिलती है। अब देखिए, एक फल्गु भी 2 नदियों की संयुक्त धारा है। ठीक है, फल्गु भी 2 नदी की संयुक्त धारा। देखिए, पहला है एक निरंजना, एक है मोहाना। ठीक है, ध्यान से सुनिए, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ कि फल्गु नदी किन 2 नदियों की संयुक्त धारा है, या फल्गु नदी किन 2 नदियों के मिलने से बनी है। ठीक है, एक है निरंजना और एक है मोहाना। एक है निरंजना और एक है मोहाना। ठीक है, 2 समझे? निरंजना और मोहाना दोनों की संयुक्त धारा है फल्गु और पुनपुन। तब पुनपुन बताए थे, पुनपुन का उद्गम स्थल है झारखंड के पलामू से प्रवेश करते औरंगाबाद में। और आगे चलकर फल्गु और पुनपुन दोनों की संयुक्त धारा फतुआ में जाके गंगा से मिल जाती है। ठीक है, आगे बच गया क्या? क्यूल और एक अजय। तो देखिए, क्यूल नदी का जो उद्गम है, झारखंड के हजारीबाग से निकलती कौन सी नदी? क्यूल नदी। कौन सी नदी? क्यूल नदी। झारखंड के हजारीबाग से निकलती है क्यूल नदी। और बिहार में प्रवेश करती है कहाँ पे? जमुई। कहाँ प्रवेश करती है? जमुई से प्रवेश करती है। ठीक है, फिर से देखिए,
किऊल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? झारखंड के हजारीबाग से। और हजारीबाग से निकलती है कौन सी नदी? किऊल नदी। और बिहार में प्रवेश करती है कौन सा जिला में? जमुई जिला। और गंगा में ये कहाँ मिलती है? लखीसराय में ये गंगा से मिल जाती है किऊल नदी। ठीक है। अब एक लास्ट में बच गया अजय। ठीक है, लास्ट में बच गया अजय। तो इसका उद्गम स्थल क्या है? जमुई है। क्या है? जम्मू है। ये बहती हुई कहाँ चली जाती है? पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल में गंगा से मिलती है अजय नदी। ठीक है। अब देखिए 6 गो नीचे बोले है ना, यानी गंगा के दक्षिण यानी दाईं ओर से सहायक नदियाँ 6 बोले थे। तो 6 कौन कौन सा था बता दीजिए। 6 पहला करुणासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, किऊल और अजय। अब आपको बताना है देखिए कि कौन से नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, बिहार में कौन सा जिला में प्रवेश करती है और गंगा में कहाँ जाके मिलती है। तो हम पूछते जाएंगे, आपको बताना है। ठीक है। ठीक है, चलिए बताइए। कर्मनासा नदी, बिहार कर्मनासा नदी कहाँ, इसका उद्गम स्थल इसका कहाँ है? कर्मनासा नदी कहाँ से निकलती है? कैमूर। और गंगा में कहाँ से मिलती है? गंगा में मिल जाती है ये बक्सर के चौसा में। कर्मनासा बाद सोन का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी। और बिहार में रोहतास से प्रवेश करती है। गंगा मिल जाती है दानापुर में। ठीक है, आपको बताना है। हो गया कर्मनासा, सोन, पुनपुन। तब पुनपुन का उद्गम स्थल कहाँ पे है? पुनपुन का? हाँ, पुनपुन का उद्गम स्थल कहाँ है बताइए? ये पश्चिम बंगाल के नहीं, झारखंड के पलामू से निकलती है। और बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? पुनपुन औरंगाबाद। कहाँ प्रवेश करती है? औरंगाबाद में। और गंगा से कहाँ मिलती है? फतुआ में। मतलब दो संयुक्त रूप से। हाँ, दो। एक हो गया पुनपुन और एक फल्गु। दोनों की संग धारा फतुआ मिलती है गंगा से। ठीक है, आगे देखिए। किऊल का उद्गम स्थल कहाँ है? नहीं, किऊल झारखंड का है। झारखंड के हजारीबाग। झारखंड के हजारीबाग से निकलती है किऊल नदी। अब बिहार में प्रवेश करती है जम्मू में प्रवेश करती है। और गंगा मिलती है लखीसराय में। अजय का उद्गम स्थल जमुई में है। ठीक है, जाती है ये पश्चिम बंगाल में गंगा से मिलती है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है। चलिए, तो इससे 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं कितना आपको याद है। ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए पूछते हैं। बूढ़ी गंडक, ये बिहार एसआई ने पूछा। ठीक है, बिहार एसआई 1799 वाला 1799 का जो पोस्ट है, अभी जो मेंस का एग्जाम इसका हो गया है। ठीक है, ये प्रीलिम्स से पूछा। 18 जनवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट था उसमें पूछा। ठीक है, कौन से नदी गंगा की कौन सी सहायक नदी बिहार के खगड़िया जिला में गंगा से मिलती है? बूढ़ी गंडक। इसके लिए आपको मिलती है 1 नंबर। ठीक है, चलिए दूसरा बताइए। गंडक नदी बिहार में कहाँ मिलती है? गंगा से। बिहार में गंगा से कहाँ? किस जिला में? हाँ, बताते हैं। जिला वो सारण जिला और सोनपुर में मिलती है। ठीक है, डिप जाएगा तो सोनपुर। ऐसे ज़्यादातर सोनपुर ही पूछता है कि गंडक नदी गंगा में कहाँ मिलती है, तो सोनपुर में। लेकिन ठीक है, जिला बात करें तो हो जाएगा सारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। पानी पीना है क्या? हाँ, पानी लाइए पीजिए। ठीक है, पिए। बहुत अच्छा किया, पानी बीच में होना चाहिए। ये हो गया कंप्लीट है ना? पीजिएगा। रखे ना, डाल देंगे। चलिए, और बोले थे ना कि किस नदी को सरयू नदी बोलते हैं? हाँ। किस नदी को सरयू नदी के नाम से जाना जाता है? तो है घाघरा को ही सरयू नदी कहते हैं। ठीक है, ये भी पूछा है बिहार एसआई जो 1799 पोस्ट था, इसमें पूछा है। ठीक है, कि 21 तारीख को 21 जनवरी का जो सेकंड शिफ्ट था उससे पूछा है। नहीं, और भी था। ठीक है, ये हम खास करके नदी पढ़ा रहे तो नदी के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है,
कि किस नदी को सरयू नदी के नाम से जानते हैं, तो घाघरा, घाघरा को, ठीक है। चलिए देखिए, यदि आपसे पूछे, देखिए कि पटना किस नदी किनारे स्थित है, तो गंगा हो जाएगी। पटना किस नदी किनारे स्थित है, गंगा नदी, ठीक। इस तरह यदि गंगा बिहार के 12 जिला से गुजरती है, तो लगभग सभी जो 12 जिला है वो गंगा नदी किनारे ही स्थित है, ठीक है। आगे देखिए, आप पढ़ेंगे, देखिए बिहार की नदी घाटी परियोजना, बिहार की नदी घाटी परियोजना, बिहार की नदी घाटी परियोजना को पढ़ें। देखिए, तो बिहार की जो नदी घाटी परियोजना है, इसको बांट दिया गया 3 भाग में। कितना भाग में? यानी 3 नदी घाटी परियोजना बिहार में है, ठीक है। कितना? 3। यानी बिहार में 3 नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। यह 3 बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है। तो कौन कौन? देखिए, एक हो गया सोन बहुउद्देशीय परियोजना, सोन बहुउद्देशीय परियोजना, दूसरा गंडक बहुउद्देशीय परियोजना, और तीसरा कोसी बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है। बिहार में जो जल बहुउद्देशीय परियोजना को 3 बहुउद्देशीय परियोजना है, बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजना है। कितना है? 3। तो पहला गंडक सोन नदी घाटी परियोजना या सोन बहुउद्देशीय परियोजना, दूसरा गंडक बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है, और तीसरा कोसी बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है, कोसी बहुउद्देशीय परियोजना। आप पढ़ेंगे, देखिए पहला सोन नदी घाटी परियोजना या फिर सोन बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है, सोन बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है। देखिए, सोन बहुउद्देशीय परियोजना का जो पहले स्थापना हुई, सोन बहुउद्देशीय परियोजना की स्थापना है 1874 में, 1874 में। यदि बात करें तो बिहार की सबसे प्राचीन या पहली बहुउद्देशीय परियोजना बोले तो हो जाएगा सोन नदी घाटी परियोजना या सोन बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है। क्योंकि इसकी स्थापना 1874 में हुई, 1874 में हुई। और जो 2 परियोजना है, इसकी स्थापना 1874 के बाद हुई, ठीक है। तो बोलेगा कि बिहार का सबसे पहले या बिहार के प्राचीन बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो सोन नदी घाटी परियोजना, ठीक है। देखिए, तो सोन नदी घाटी परियोजना का स्थापना कब हुई? 1874 में। तो सोन नदी घाटी परियोजना है, सोन नदी घाटी परियोजना। तो ये बिहार के किस जिला में? तो बिहार के जिला रोहतास जिला, बिहार के रोहतास जिला में। और इस पर बांध जगह के डेहरी नामक स्थान पर सोन बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया। यदि बिहार में जिला की बात करें कि सोन बहुउद्देशीय परियोजना किस जिला में स्थित है, तो हो जाएगा रोहतास। कौन सा हो जाएगा? रोहतास। और इस नदी पर बांध बनाकर, ठीक है, बांध बनाकर इसकी धाराओं को 2 भागों में बांट दिया गया, ठीक है। एक पश्चिमी और एक पूर्वी, ठीक है, पश्चिमी और एक पूर्वी। तो इन दोनों पश्चिमी और पूर्वी दोनों पर जल विद्युत केंद्र का निर्माण किया गया है, जल विद्युत केंद्र का निर्माण किया गया है। तो देखिए 2 है, कितना है? 2। एक है बारून जल विद्युत केंद्र, एक है डेहरी जल विद्युत केंद्र। तो डेहरी जल विद्युत केंद्र और बारून जल विद्युत केंद्र किस नदी पर स्थित है? सोन नदी पर हो जाएगा। कौन सी नदी हो जाएगा? सोन नदी। तो आपको याद करना है कि डेहरी जल विद्युत केंद्र और बारून जल विद्युत केंद्र दोनों किस नदी पर स्थित है? ये सोन नदी पर। देखिए, डेहरी क्यों पड़ा? क्योंकि डेहरी नामक स्थान पर ही, डेहरी नामक जगह पर ही सोन बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया। ठीक, उसी जगह के अनुसार रख दिया ये नाम, डेहरी जल विद्युत केंद्र और एक बारून जल विद्युत केंद्र। तो देखिए दोनों इंपॉर्टेंट है कि बारून जल विद्युत केंद्र और डेहरी जल विद्युत केंद्र किस नदी पर स्थित है? सोन नदी पर। सोन नदी पर स्थित है, सोन नदी पर स्थित है, ठीक है। देखिए फिर से बोलिए, किस बिहार में बहुउद्देशीय परियोजना, बिहार में कुल 3 बहुउद्देशीय परियोजना है। कितना है? 3। एक सोन नदी बहुउद्देशीय परियोजना, दूसरा गंडक बहुउद्देशीय परियोजना और तीसरा कोसी बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है। नहीं पानी इसीलिए डेहरी ऑन सोन बोलते हैं। है ना, वही है, स्टेशन भी है ना, रोहतास में ही है, रोहतास, इसीलिए उसी के नाम पे सर वही कहा ना लाइन डेहरी ऑन सोन।
डेहरी पर इसको बनाया गया ना, डेहरी पे। हाँ इसीलिए इसका नाम वही उसका नाम ही रख दिया। हाँ डेहरी ऑन सोन स्टेशन भी है हाँ हाँ। रोहतास जिला में। अनुग्रह नारायण सिंह वहीं के ना है। वहीं वहीं डेहरी का? डेहरी के। डेहरी के हैं। चलिए देखिए, 3 बोले थे ना, हाँ बिहार में कुल 3 बहुउद्देशीय परियोजना है। हाँ। कुल 3 तीन बहुउद्देशीय बहुउद्देशीय परियोजना है। पहला बोले थे सोन नदी घाटी परियोजना या सोन बहुउद्देशीय परियोजना। दूसरा बोले थे गंडक गंडक बहुउद्देशीय परियोजना और तीसरा बोले थे कोसी। कोसी कोसी बहुउद्देशीय परियोजना। पहले ये 3 नाम आपको याद करना है। हाँ। कौन सा? सोन नदी घाटी परियोजना, दूसरा गंडक गंडक नदी घाटी परियोजना, तीसरा कोसी नदी घाटी कोसी नदी घाटी परियोजना। ठीक है, ठीक है। देखिए पहला पढ़ने कौन सा? सोन नदी घाटी परियोजना। तो ये बता इसकी स्थापना कब हुई? 1874 में। बिहार की सबसे प्राचीन या बिहार के पहले नदी घाटी परियोजना कौन सी? सोन नदी घाटी सोन नदी घाटी परियोजना। ठीक है, और सोन नदी घाटी पर ही बांध बनाकर इसकी धाराओं को 2 भागों में बांटा। ठीक है, एक पूर्वी और एक पश्चिमी, 2 भाग में इसको ले गए। एक जो पूरब की ओर गई ये पूर्वी धारा हो गई, जो पश्चिम की गई पश्चिम की ओर गई हो गई पश्चिमी धारा। ठीक है, तो इसी पर दोनों धाराओं पर 2 जल विद्युत केंद्र का निर्माण किया गया है। एक है, 2 बोले थे ना, एक है बारोन बारून जल विद्युत केंद्र और दूसरा डेहरी जल विद्युत केंद्र। ठीक है, तो डेहरी जल विद्युत केंद्र और बारून जल विद्युत केंद्र किस नदी पर है? सोन नदी पर। और किस जिला में? रोहतास में। ये हो गया क्लियर, ये हो गया क्लियर। दूसरा देखिए गंडक, दूसरा हो गया गंडक। देखिए तो गंडक जल विद्युत गंडक नदी घाटी परियोजना या गंडक बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये 2 देशों की संयुक्त परियोजना है। 2 देशों की संयुक्त परियोजना है। एक है भारत और एक नेपाल। भारत और एक नेपाल। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई 1959 में, लेकिन इसका जो कार्य प्रारंभ हुआ 1960 में। ठीक है, देखिए फिर से गंडक नदी घाटी परियोजना या गंडक बहुउद्देशीय परियोजना का जो निर्माण हुई या इसकी स्थापना कब हुई? 1959 में। और इसका कार्य प्रारंभ हुआ 1960 में। ठीक है, और ये किन किन देशों की संयुक्त परियोजना है? भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, परियोजना किस जिला में है? किस जिला में है? तो बोला जाएगा तो पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, गंडक बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये किस जिला में है? पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में। हाँ, बिहार के पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर, बिहार के पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में। और अगर डिटेल से पूछे हाँ, त्रिवेणी संगम पर स्थित है। ठीक है, अब देखिए जो गंडक जल नदी घाटी परियोजना है या गंडक बहुउद्देशीय परियोजना है, इसको देखिए इसकी धाराओं को 2 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, बांध बनाकर 2 भागों में बांट दिया। एक पूरब की जो धारा गई हो गया पूर्वी गंडक नहर। ठीक है, एक जो पश्चिम की ओर गई हो गया पश्चिमी गंडक नहर। तो जो पश्चिमी गंडक जो नहर है इसको नेपाल उत्तर से होते हुए नेपाल और नेपाल से यूपी और यूपी से होते हुए बिहार में भी इसकी धाराएं आती है। ठीक है, बिहार में भी आती है। सारण और सिवान इससे लाभान्वित होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमको याद करना है जो पूर्वी जो गंडक नहर है ये, तो पूर्वी गंडक नहर भी 3 धाराओं में बढ़ जाते हैं। कितनी धाराओं में? 3 धाराओं में। देखिए पहला तिरहुत त्रिवेणी और दून। तिरहुत त्रिवेणी और दून, समझे? देखिए गंडक बहुउद्देशीय परियोजना जो है गंडक बहुउद्देशीय परियोजना बांध बनाकर इसकी धाराओं को 2 भागों में बांट दिया। एक पश्चिम, तो पश्चिम की जो धारा है वो नेपाल में चली जाती है। और पूरब की जो धारा है ये 3 पूर्वी गंडक नहर की जो धारा है वो 3 धाराओं में बढ़ जाती है। 3 धाराओं में बढ़ जाती है। एक तिरहुत, दूसरा त्रिवेणी और तीसरा दोन।
तिरहुत, त्रिवेणी और दोन। ये जो पूरब की ओर बहती है गंडक की, जो गंडक नहर की जो पूर्वी धाराएं हैं, पूर्वी गंडक नहर इसकी 3 धाराओं में बढ़ गई, एक तिरहुत, त्रिवेणी और दोन। तो तिरहुत, त्रिवेणी और दोन तीनों को जो जल की प्राप्ति होती है किस नदी से होती है? गंडक नदी से। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, बिहार एसआई में क्वेश्चन पूछा है कि त्रिवेणी नहर को जल की प्राप्ति किससे होती है? गंडक नदी से। त्रिवेणी नहर को जल की प्राप्ति किससे होती है? गंडक नदी से। उसी तरह पूछेगा कि तिरहुत नहर को जल की प्राप्ति किससे होती है? गंडक। यदि अगले कुछ पूछ दे, अगला कोई एग्जाम में कोई कि तिरहुत नहर को जल की प्राप्ति किससे होती है? गंडक नदी से, क्योंकि गंडक नहर की ही तीनों धाराएं हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिक है कि ये कि गंडक से ही जल प्राप्त करेगी। ठीक है, उसी तरह तिरहुत हो गया, त्रिवेणी हो गया और दोन। तो दोन नहर किस नदी से जल प्राप्त करती है? गंडक। तो तिरहुत, त्रिवेणी और दोन तीनों जो है, तीनों नहर गंडक नदी से जल प्राप्त करती है। ठीक है, अब हो गया तीसरा। देखिए, सोन कंप्लीट हो गया, गंडक कंप्लीट हो गया, बचा है कोसी। देखिए, कोसी की जो स्थापना है 1953 में। कोसी की स्थापना 1953 में, लेकिन कार्य प्रारंभ हुआ इसका 1954। ठीक है, प्रारंभ 1954 में। ये भी कोसी नदी घाटी परियोजना या कोसी बहुउद्देशीय परियोजना, ये भी 2 देशों की संयुक्त परियोजना है, जैसे गंडक और कोसी। तो गंडक और कोसी दोनों 2 देशों की संयुक्त परियोजना है, भारत और नेपाल। तो कोसी नदी की स्थापना, कोसी बहुउद्देशीय परियोजना की स्थापना कब हुई? 1953 में। इसका कार्य प्रारंभ 1954 में। और किन 2 देशों की संयुक्त परियोजना है? भारत और नेपाल। ठीक है, एक बार देखिए, इसको फिर से रिकॉल करते हैं। ठीक है, देखिए, बिहार की जो बहुउद्देशीय परियोजना है इसको 3 भाग, कितना है? 3 नदी घाटी परियोजना है। कौन सा? सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना और कोसी नदी घाटी परियोजना। तो सोन नदी घाटी परियोजना का स्थापना कब हुई? सोन नदी घाटी परियोजना की स्थापना 1874 में हुई, रोहतास जिला के डेहरी नामक स्थान पर किया गया। उसकी धारा को, संपूर्ण धारा को बांध बनाकर 2 दिशा में बांट गया, एक पूर्वी धारा, एक पश्चिमी धारा। और उसके बाद उस पर 2 जल विद्युत केंद्र बनाया गया। हाँ, एक डेहरी, एक बारून। तो डेहरी और बारून। आगे आपको बताना है कि गंडक नदी घाटी परियोजना का स्थापना कब किया गया? 1959 में। इसका कार्य कब प्रारंभ हो गया? 1960 में। कार्य प्रारंभ हुआ 1960 में। तो गंडक बहुउद्देशीय परियोजना या गंडक नदी घाटी परियोजना ये किस जिला में है? पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, देखिए, जहाँ से उद्गम होगा वहीं बांध बनाएगी, नहीं तो गंडक है ना, गंडक। हाँ, तो प्रवेश करती है। याद करने के आसान तरीका, तिरहुत प्रमंडल को पढ़े थे। हाँ, तिरहुत वो कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है। तिरहुत यहाँ भी तो आ गया। त्रिवेणी, तिरहुत, तिरहुत, त्रिवेणी, दोन भी घाटी कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। दोन भी वही है, तिरहुत भी वही है। तो त्रिवेणी सब पकड़ा गया उसी से, तीनों पश्चिमी चंपारण। चलिए, देखिए, और देखिए, जो गंडक नहर के जो पूर्वी भाग है, गंडक नहर के जो पूर्वी नहर, उसको तीन धाराओं में बट गई। तो कौन सा तीनों है? तिरहुत, त्रिवेणी और दोन। और तीनों को जो जल की प्राप्ति होगी किस नदी से होगी? गंडक नदी से। त्रिवेणी नहर को जल की प्राप्ति किस नदी से होती है? गंडक नदी से हुई है। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना या कोसी नदी घाटी परियोजना का स्थापना कब हुई? 1953। काम शुरू हुआ 1954 में। ठीक है, कंप्लीट हो गया। नदी घाटी कंप्लीट हो गया। आगे याद हो गया ना? हाँ, याद हो गया। चलिए, अब देखिए, आगे पढ़ेंगे हम झील। झील ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, पहला पढ़ेंगे कि हम अभी देखिए रामसर साइट्स।
कि झील पढ़ेंगे तो वो वर्तमान में अभी बिहार के कुल 6 रामसर साइट्स है। कितना है? 6 रामसर साइट्स। कितना है? 6 रामसर साइट्स। तो झील में आ जाएगी 6 वो। देखिए पहला है बिहार का जो पहला रामसर साइट है वो है कांवर झील। कौन सा है? कांवर झील। पहले 6 को पहले देख लेते हैं। 6 को पहले देख लेते हैं। पहला है कांवर झील, दूसरा है नागी और तीसरा है नकटी। पहला कांवर झील, दूसरा नागी और तीसरा नकटी। तीसरा चौथा हो गया उदयपुर। चौथा हो गया उदयपुर। पांचवा हो गया गोकुल जलाशय। गोकुल जलाशय। पांचवा हो गया गोकुल जलाशय और छठा गोगा बिल झील। गोगा बिल झील। ठीक है। फिर से देखिए बिहार में कुल 6 रामसर साइट्स है। कितना रामसर साइट्स है? 6। पहला कांवर झील, दूसरा नागी, तीसरा नकटी, चौथा उदयपुर झील और पांचवा गोकुल जलाशय और छठा हो गया गोगा बिल झील। अब देखिए कौन कौन सा जिला में, कौन कौन सा जिला में। तो कांवर झील बिहार के किस जिला में? बेगूसराय में। बेगूसराय में। उसके बाद देखिए कांवर झील के बाद है नागी और नकटी। दोनों हो गया जमुई में। नागी और नकटी। पहले नागी उसके बाद नकटी। तो ये दोनों जमुई जिला में। दोनों रामसर साइट्स जमुई जिला। चौथा उदयपुर। तो उदयपुर हो जाए किस में? पश्चिमी चंपारण में। उदयपुर जो झील है वो है पश्चिमी चंपारण। 4 हो गया है। पांचवा हो गया गोकुल जलाशय। गोकुल जलाशय बक्सर में। गोकुल जलाशय बक्सर में। छठा गोगा बिल झील। गोगा बिल झील है कटिहार है। देखिए गोकुल जलाशय गोगा बिल में कन्फ्यूज नहीं होना है। गोकुल जलाशय देखिए एक है सीधा पूर्वी छोर पर, एक है पश्चिमी छोर पर। पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर। तो जो गोकुल जलाशय है गोकुल ये बिहार के एकदम पश्चिमी छोर पर है। ठीक है। बक्सर में और गोगाबिल एकदम पूर्वी। यानी गंगा को देख लीजिए। गंगा प्रवेश करती है बिहार के बक्सर में और सबसे अंतिम में है कटिहार। ठीक है। कटिहार से सीधा प्रवेश कर जाती है कहाँ? झारखंड से सीमा बनाती है, बंगाल में प्रवेश करती है। ठीक है। तो पहला और अंतिम। तो गोगाबिल झील कहाँ है? बक्सर में। और गोकुल जलाशय कहाँ है? बक्सर में। और गोगाबिल झील है कटिहार में। ठीक है। ये 6 हो गया ना। यानी बिहार में कुल कितना रामसर साइट से? 6 का नाम बताइए आप। कांवर झील, नागी, नकटी, उदयपुर झील। हाँ। पश्चिमा गोकुल जलाशय, गोगाबिल झील। तो आपको बताना है कि कौन कौन सा झील किस किस राज्य में है। कांवरताल झील बेगूसराय में है। नागी नकटी दोनों जमुई में है। उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण में। गोकुल जलाशय बक्सर में। गोगाबिल झील कटिहार में। ये हो गया छो। अब देखिए और भी कई सारे झील है जो कि रामसर साइट का दर्जा उसको नहीं प्राप्त है। ठीक है। नहीं रामसर साइट में उसको शामिल नहीं किया गया। वो भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं। देखिए एक है कुशेश्वर झील। कुशेश्वर झील तो कुशेश्वर झील है दरभंगा में। कुशेश्वर झील है कहाँ? दरभंगा में। कुशेश्वर झील दरभंगा में। ठीक है। कुशेश्वर झील है दरभंगा में। उसके बाद देखिए कुशेश्वर झील कहाँ है? दरभंगा में। ठीक है। देखिए उसके बाद सिमरी झील क्या है? सिमरी। देखिए 100 से सिमरी, 100 से सहरसा, 100 से सिमरी, 100 से सहरसा। सिमरी झील सहरसा जिला, सिमरी झील सहरसा जिला, सिमरी झील सहरसा जिला। ठीक है। इससे पहले पढ़े थे कुशेश्वर झील। कुशेश्वर झील कौन सा जिला में है? दरभंगा में। कुशेश्वर झील दरभंगा में। ठीक है। कुशेश्वर झील दरभंगा में और सिमरी झील सहरसा। सिमरी झील सहरसा 2 हो गया। 6 उधर 6 रामसर साइट और 2 इधर 8 हो गया ना। 8 हो गया। उसके बाद और भी है। देखिए 2 पढ़ेंगे मोतिहारी। देखिए मोतिहारी हो गया पूर्वी चंपारण का हेडक्वार्टर है। पूर्वी चंपारण का हेडक्वार्टर क्या है? मोतिहारी। ठीक है। तब मोतिहारी में भी 2 झील है। मोतिहारी में भी 2 झील है। देखिए एगो पिपरामन झील, एगो मोती झील। पिपरामन और मोती झील और पिपरामन झील। ठीक है। मोती झील और पिपरा मन झील। ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं पीपल के नीचे मोती मिला है।
पीपल के नीचे मोती मिला है, मोती से मोतिहारी, मोतिहारी, ठीक है, सॉरी पूर्वी चंपारण, हाँ पूर्वी चंपारण। पश्चिमी चंपारण, देखिए बेतिया जो है वो है पश्चिमी चंपारण का हेडक्वार्टर, लेकिन ये मोतिहारी जो है वो है पूर्वी चंपारण का हेडक्वार्टर, ठीक है। देखिए फिर से देखिए पूछते हैं, पिपरामन झील और मोती झील, पिपरामन झील और मोती झील, ये दोनों झील बिहार के किस जिला में? पूर्वी चंपारण। यदि और डिप जाएगा तो मोतिहारी, ठीक है। ये प्रॉपर मोतिहारी में ही दोनों झील स्थित है। इससे पीछे क्या पढ़े थे? सिमरी झील, सिमरी झील, सौसे सिमरी, सौसे सहरसा। फिर इससे और पहले पढ़े थे कुशेश्वर झील, कुशेश्वर झील दरभंगा में, कुशेश्वर झील कहाँ है? दरभंगा में, ठीक है। और देखिए एक है घोड़ा कटोरा झील, घोड़ा कटोरा झील, यह है राजगीर। देखिए यदि जिला बोलेगा तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाता है। यह है नालंदा जिला में, नालंदा जिला में पड़ता है राजगीर, ठीक है। नालंदा, नवादा नहीं बोलना है, राजगीर पड़ती है नालंदा जिला में, ठीक है। शिव भैया के पास वो पटना प्रमंडल में है, मगध प्रमंडल में। देखिए घोड़ा कटोरा झील राजगीर कहाँ है? राजगीर में। जिला बोलेगा तो नालंदा हो जाएगा, जिला बोलेगा तो नालंदा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अनुपम झील, अनुपम झील देखिए अभी जो AEDO का जो एग्जाम हुआ, AEDO का जो एग्जाम हुआ 14 या शायद 15 को, 14 था, तो उसी में पूछा था ये कि अनुपम झील बिहार की किस जिला में, ठीक है। कहाँ है? कैमूर, बिहार के कैमूर, हाँ अनुपम कहाँ है? कैमूर में, ठीक है। ऐसे सिर्फ जुड़े रहिए, जो भी एग्जाम होगा ये झील उससे बाहर नहीं जाएगा। देखिए घोड़ा कटोरा झील, घोड़ा कटोरा झील कहाँ? राजगीर में। जिला बोलेगा तो नालंदा बोल देंगे, जिला बोलेगा तो नालंदा। अनुपम झील, अनुपम झील कैमूर में, अनुपम झील कहाँ है? कैमूर में, अनुपम झील कैमूर। अब देखिए एक है मुचलिंडा झील, मुचलिंडा झील, मुचलिंडा झील, तो मुचलिंडा झील कहाँ है? बोधगया में, बोधगया बोलेगा मुचलिंडा, हाँ मुचलिंडा झील, ठीक है। मुचलिंडा बोधगया, और जिला बोलेगा तो गया हो जाएगा, और गया का नाम भी परिवर्तित कर दिया गया जी, गया जी, ठीक है, गया जी, ठीक है। देखिए मुचलिंडा झील देखिए दो, एक तो दोनों का नाम वैसे ही है, एक है घोड़ा कटोरा झील, राजगीर घोड़ा कटोरा झील, घोड़ा कटोरा झील, क्योंकि राजगीर सब जाता है घोड़ा से बैठ के जाता है उस पर टमटम, ठीक है, घोड़ा मिलेगा। हाँ अच्छा, इसके लिए घोड़ा कटोरा झील तो याद कर लीजिए वैसे, ठीक है। घोड़ा कटोरा झील, ठीक है। घोड़ा कटोरा झील कहाँ मिलेगा? तो राजगीर में। जिला बात करेगा तो नालंदा हो जाएगा। एक है मुचलिंडा झील, मुचलिंडा झील किस जिला में है? गया, बोध गया, हाँ गया में बोलेगा तो बोध गया में, गया में भी बोध गया में, ठीक है। झील हो गया। अब देखिए अब आपसे पूछते हैं, अब हम आपसे पूछते हैं कि कौन कौन सा झील किसके जिला में है, ठीक है। आपको बताना पहले रामसर साइड के जो 6 जिला है वो पूछते हैं, क्योंकि देखिए रामसर साइड में जो शामिल हो जाता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको बताना देखिए गोगाबिल झील, गोगाबिल झील किस जिला में है? कटिहार में। गोकुल जलाशय किस जिला में? बक्सर में, ठीक है। आपको बताना है कि कुशेश्वर झील किस जिला में? दरभंगा में, कुशेश्वर झील दरभंगा। अनुपम झील किस जिला में? कैमूर में। अनुपम झील कैमूर में। घोड़ा कटोरा झील किस जिला? राजगीर या नालंदा जिला, ठीक है। मुचलिंडा झील किस जिला में? गया में बोलेगा तो बोध गया, ठीक है। देखिए आपसे पूछते हैं हम पूर्वी चंपारण में हम 2 झील का बोले थे, पूर्वी चंपारण के उसका हेडक्वार्टर प्रॉपर मोतिहारी में, मोतिहारी में 2 झील है। कौन कौन सा? पिपरामन मोती, पिपरामन और मोती झील, पिपरामन झील और मोती झील, ये दोनों है पूर्वी चंपारण, ये दोनों है पूर्वी चंपारण में। कुशेश्वर झील किस जिला में? कुशेश्वर झील, हाँ ये पश्चिमी चंपारण। कुशेश्वर झील दरभंगा जिला में, हाँ कुशेश्वर झील है दरभंगा में, कुशेश्वर झील है दरभंगा में। सिमरी झील किस जिला में? सिमरी झील सहरसा में, सिमरी झील है सहरसा में। एक बच गया पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में है वो है सरैया मंझिल, सरैया मंझिल।
तो सरैया मंझिल बिहार के किस जिला में? पश्चिमी चंपारण में। सरैया मंझिल बिहार के किस जिला में? पश्चिमी चंपारण में। ये झील खत्म हो गया, झील हो गया ये कंप्लीट, झील हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो पानी मार लेते हैं। लीजिए अच्छी लीजिए। चलिए देखिए, आप पढ़ेंगे बिहार का जलप्रपात, बिहार का जलप्रपात, बिहार के प्रमुख जलप्रपात। ठीक है, बिहार के प्रमुख जलप्रपात। ठीक है, देखिए पहला ककोलत, ककोलत से ही शुरू करते हैं, इस पर गाना भी है, गाना भी है। ठीक है, तो उससे आपको याद ही होगा। ठीक है, देखिए ककोला जलप्रपात कहाँ है? नवादा जिला में, नवादा जिला में। ठीक है, ककोला जलप्रपात है नवादा जिला में। ठीक है, उसके बाद देखिए एक है दुर्गावती जलप्रपात, दुर्गावती जलप्रपात, ये है रोहतास में। देखिए पहले देख लेते हैं ककोलत जलप्रपात कहाँ है? नवादा में। और दो जलप्रपात है कैमूर में, दो जलप्रपात है कैमूर जिला में, उसको देख लेते हैं। और बाकी बात जो है सब रोहतास में, तो याद करने में आसानी होगा, याद करने में आसानी होगा। देखिए पहला ककोलत जलप्रपात किस जिला में? नवादा हो जाएगा। कैमूर में भी दो जलप्रपात है, कैमूर में भी दो जलप्रपात है। देखिए पहला एक है करकटगढ़ जलप्रपात, करकटगढ़ जलप्रपात। देखिए करकटगढ़ जलप्रपात, करकटगढ़ जलप्रपात। ठीक है, ये कहाँ है? कैमूर जिला में। और दूसरा तेलहर कुंड जलप्रपात, तेलहर कुंड जलप्रपात, तेलहर कुंड जलप्रपात। देखिए एक एक करकटगढ़ कुंड, दोनों कहाँ है? दोनों कैमूर में। दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों इम्पोर्टेंट। देखिए करकटगढ़ और तेलहर कुंड, करकटगढ़ और तेलहर कुंड दोनों जलप्रपात बिहार के कैमूर जिला में, बिहार के कैमूर जिला में है। एक बोले थे नवादा में, ककोला जलप्रपात, ककोलत जलप्रपात कहाँ है? नवादा। कैमूर जिला में दो जलप्रपात है, कौन सा? तेलहर कुंड और करकटगढ़ और तेलहर कुंड। ठीक है, देखिए उसके बाद जो बचा है सब रोहतास में, उसके बाद जो बचा है सब है रोहतास में। देखिए दुर्गावती, नाम देखते हैं, दुर्गावती, दुर्गावती जलप्रपात, कशिश जलप्रपात, धुआं कुंड जलप्रपात। देखिए दुर्गावती जलप्रपात, कशिश जलप्रपात, धुआं कुंड जलप्रपात, मंझर कुंड, मंझर कुंड, एक है तुतला भवानी जलप्रपात। देखिए हो गया 5 जलप्रपात है रोहतास में, 5 जलप्रपात है शिव मुहूर्त वाला में। ठीक है, 5 है। देखिए अब देखिए इसको पांचों को हम याद करते हैं, पांचों को याद करते हैं। देखिए पहला दुर्गावती जलप्रपात रोहतास, कशिश जलप्रपात रोहतास, कशिश हो गया रोहतास, धुआं कुंड, मंझर कुंड। देखिए कुंड वाला देखिए दो गो कुंड, लेकिन एक कुंड है कैमूर में लगा। ठीक है, तेलहर कुंड, तो तेलहर कुंड हो जाएगा कैमूर। ठीक है, लेकिन यहाँ है धुआं कुंड और मंझर कुंड, धुआं और मंझर, धुआं कुंड और मंझर कुंड, ये दोनों जलप्रपात रोहतास जिला में है। ठीक है, रोहतास जिला में है। कशिश जलप्रपात, ये रोहतास में। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में, दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में। कशिश जलप्रपात रोहतास में, मंझर कुंड और धुआं कुंड रोहतास में। ठीक है, तुतला भवानी रोहतास में। 5 हो गए ना। देखिए पहला दुर्गावती जलप्रपात, कशिश, दूसरा कशिश, तीसरा तुतला भवानी, और 2 गो बच गया कुंड, धुआं कुंड और मंझर कुंड। ये 5 जलप्रपात रोहतास जिला में है। कैमूर में 2 गो, कौन सा? उसमें तेलहर कुंड और करकटगढ़। हाँ, तेलहर कुंड और करकटगढ़ जलप्रपात जो है कैमूर जिला में, और ककोलत नवादा में। ठीक है, अब मैं पूछता हूँ, देखिए
आपको बताना है कि दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिला में? रोहतास में। रोहतास में। आपको बताना है कि कसी जलप्रपात बिहार के कौन से जिला में? रोहतास में। तुतला भवानी जलप्रपात किस जिला में? रोहतास में। तेलहर कुंड कैमूर जिला में तेलहर कुंड और करकटगढ़। तेलहर कुंड करकटगढ़ जलप्रपात है बिहार के कैमूर जिला। ठीक है। अक्का-कोला जलप्रपात नवादा। याद हो गया। ठीक है। देखिए आगे अब देखिए पढ़ेंगे क्या, बिहार के प्रमुख जल कुंड ये भी थोड़ा देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। देखिए जल कुंड, देखिए राजगीर में भी बहुत सारे जल कुंड है। जल कुंड राजगीर में नहाने जाते हैं ना? गए थे राजगीर में? नहीं, अभी घुमा कीजिए जाके घूम लीजिए कभी समझे, हाथी का दर्शन हो जाएगा। हमको लगा कहीं वहाँ कुछ और दर्शन नहीं यार, बहुत अच्छा घूमने कुंड सब बहुत सारा बहुत अच्छा है। हाँ। गर्मी में जाइए, ठंडा में जाइए। देखिए क्योंकि वहाँ गर्म पानी निकलता है, तो गर्मी में जाएगी तो सोचिए क्या स्थिति होगा। अभी भीड़ भी कम होगा। हाँ नहीं, अभी तो कुछ मेला वाला लगा है। मेला लगा हुआ है। देखिए चलिए देखें अब। हाँ देखिए राजगीर में राजगीर बोला जाए तो नालंदा जिला। राजगीर कौन सा जिला में आता है? नालंदा जिला में। यदि बोले ये तो प्रॉपर राजगीर में है। यदि ऑप्शन हटा दे तो नालंदा जिला देगा। ठीक है। तो ये हम पढ़े राजगीर में कौन कौन सा जल कुंड है। राजगीर में कौन कौन सा जल कुंड है? देखिए ब्रह्म कुंड। देखिए ये इसको क्या पढ़ना, देखिए बिहार का सबसे गर्म जल कुंड, बिहार का सबसे गर्म जल कुंड है ब्रह्म कुंड। ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है। जितना ब्रह्मा विष्णु महेश कुंड रहेगा सब राजगीर में भगवान के नाम पर जो रहेगा। रामायण वाला जितना जो राम सीता लक्ष्मण, रामायण वाला जो आ जाएगी ना वो मुंगेर। हाँ सीता कुंड, रामायण लक्ष्मण सीता कुंड मुंगेर में होगा। देखिए आएगा। देखिए सीता कुंड सब। देखिए तो बिहार का सबसे गर्म जल कुंड जो है वो है ब्रह्म कुंड। अब ब्रह्म कुंड बिहार के किस जिला में है? तो नालंदा में। नालंदा में कहाँ? राजगीर में। ठीक है। ऐसे राजगीर हम लोग याद करेंगे। देखिए उसके बाद है सप्तधारा जल कुंड राजगीर में। ठीक है। सूर्य कुंड। देखिए ब्रह्म कुंड सूर्य कुंड कहाँ है? राजगीर में। सप्तधारा कहाँ है? राजगीर में। सप्तधारा कहाँ है? उसका गोमुख कुंड कहाँ है? राजगीर में। गोमुख कुंड कहाँ है? राजगीर में। ठीक है। गोमुख कुंड कहाँ है? राजगीर में। देखिए फिर से देखते हैं। ब्रह्म कुंड राजगीर में। सूर्य कुंड राजगीर में। गोमुख कुंड राजगीर में। सप्त कुंड राजगीर में। अब देखिए 2 और बच गया, नानक कुंड और मखदूम कुंड। नानक कुंड और मखदूम कुंड। ठीक है। कहाँ है? राजगीर में। कहाँ है? राजगीर में। अब बताइए बिहार का सबसे गर्म जल कुंड कौन सा? ब्रह्म कुंड। ब्रह्मा भगवान सबसे श्रेष्ठ। हाँ ठीक है। तो ब्रह्म कुंड कहाँ है? राजगीर में। और ब्रह्म कुंड क्या है? सबसे गर्म जल कुंड। सूर्य कुंड कहाँ है? राजगीर में। सूर्य कुंड सप्त कुंड राजगीर में। और कौन कौन सा था? मखदूम कुंड और नानक कुंड और था ना 2 गोमुख कुंड। बस इतना ही तो था। गोमुख कुंड कहाँ है? राजगीर। अब देखिए पढ़ेंगे मुंगेर में कौन कौन सा जल कुंड है? मुंगेर में कौन कौन सा जल कुंड है? देखिए तो रामायण से जो भी रिलेटेड नाम है वो हो जाएगा मुंगेर में। जैसे देखिए लक्ष्मण कुंड मुंगेर में। ठीक है। भगवान राम के भाई। ठीक है। भगवान राम के भाई लक्ष्मण। उसके बाद देखिए माता सीता यानी सीता कुंड। ठीक है। देखिए एगो लक्ष्मण कुंड आ गया, सीता कुंड। ठीक है। कहाँ है? मुंगेर में। उसके बाद देखिए रामेश्वर कुंड। यानी भगवान राम। देखिए राम लक्ष्मण सीता। ठीक है। तो रामायण से जो रिलेटेड नाम है जो जलकुंड है वो आ जाएगा मुंगेर में। देखिए 3 को याद होना चाहिए, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड और सीता कुंड। ये 3 कहाँ है? मुंगेर में। और भी है देखिए, एक है ऋषि कुंड। ऋषि भी थे। अरे तो उसमें ऋषि मुनि सब तो ऋषि मुनि आते थे ना रामायण में। देखिए 4 हुआ ना। एक
रामेश्वर कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, ऋषि कुंड। याद करने में सिंपल, याद करने में सिंपल। रामायण में जो भी नाम जो संबंधित आएगा वो मार देना है कहाँ पे, मुंगेर में, मार देना है मुंगेर में। ठीक है, 4 तो फिक्स हो गया, रामेश्वर कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड और ऋषि कुंड, 4 कंप्लीट। आगे देखिए, एक है भीम बांध। भीम बांध में बहुत लोग जाता है। ठीक है, भीम बांध कहाँ है, मुंगेर में। कहाँ है, मुंगेर में है। ठीक है, मुंगेर में। ठीक है, उसके बाद देखिए पंचतर कुंड। पंचतर कुंड भी कहाँ है, मुंगेर में। देखिए 4 को पर उधर याद कर लिए, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड, 4 हो गया था। और भी याद किए थे, भीम बांध और पंचतर कुंड। कहाँ है सब, ये मुंगेर में। कहाँ है सब, मुंगेर जिला में स्थित है ये जल कुंड। और देखिए 2 गो, श्रृंगार ऋषि कुंड। श्रृंगार देखिए, एक तो ऋषि कुंड है, कहाँ है, मुंगेर में। एक है श्रृंगार ऋषि कुंड, तो दोनों पकड़ा जाएगा। एक ऋषि कुंड, एक श्रृंगार ऋषि कुंड, दोनों कहाँ है, मुंगेर में। एक है भरारी कुंड। भरारी कुंड कहाँ है, मुंगेर में। भरारी कुंड कहाँ है, मुंगेर जिला में स्थित है। ठीक है, भरारी कुंड कहाँ है, मुंगेर जिला में। देखिए इसको फिर से एक बार देखते हैं। पहले 4 मुंगेर जिला में कौन कौन सा जलकुंड है। देखिए रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड। ऋषि कुंड से एक और था, श्रृंगार ऋषि कुंड। एक ये भी भीम बांध भी याद हो जाएगा कि भीम बांध कहाँ है। बच गया 2 हो गया। एक है पंचतर कुंड, एक है भरारी कुंड। पंचतर कुंड और एक है भरारी कुंड। पंचतर कुंड और एक है भरारी कुंड। ठीक है, एक है गया में, एक है गया में अग्नि कुंड। अग्नि कुंड गया में कौन सा कुंड है, अग्नि कुंड। गया में कौन सा जल कुंड है, अग्नि कुंड। कौन सा जिला में है, गया में। गया में है, गया में है। अब देखिए मैं आपसे पूछता हूँ, अब बताइए रामेश्वर कुंड बिहार के कौन सा जिला में, मुंगेर में। सूर्य कुंड बिहार के कौन सा जिला में, सूर्य कुंड नालंदा जिला यानी राजगीर। ठीक है, सबसे गर्म कुंड, सबसे ब्रह्म कुंड। सबसे गर्म जो जलकुंड है वो है ब्रह्म कुंड। सबसे गर्म जो जलकुंड है वो है ब्रह्म कुंड। ठीक है, याद हो गया है। हाँ, याद हो गया। अब देखिए चलते हैं बिहार की मिट्टी। बिहार की मिट्टी। ठीक है, बिहार की मिट्टी। देखिए तो मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी। मिट्टी के अध्ययन को बोलते हैं पेडोलॉजी। मिट्टी के अध्ययन को बोलते हैं पेडोलॉजी, या फिर मृदा के अध्ययन को बोलते हैं मृदा विज्ञान। ठीक है, आगे देखिए एक और है कि विश्व मृदा दिवस। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को। कब मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस, 5 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर को। अब मिट्टी के अध्ययन को बोलते हैं पेडोलॉजी। ठीक है, देखिए बिहार एक क्या है तो मैदानी राज्य है। क्योंकि देखिए बिहार का लगभग 96% भाग मैदानी भाग ही है, मैदानी भाग ही है। तो देखिए उसमें से क्या है कि बिहार एक मैदानी राज्य है जहाँ की बिहार के लगभग मैदानी भाग का 90% भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी को ही बोलते हैं कछारी मिट्टी। क्या बोलते हैं, कछारी मिट्टी। ठीक है, बिहार के लगभग मैदानी भाग के 90% भाग में, बिहार के 90% मैदानी भाग में कौन सा मिट्टी पाई जाती है, कछारी या जलोढ़ मिट्टी। कछारी या जलोढ़ मिट्टी। अब विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर को। अब मृदा के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी। उसी को बोलते हैं मृदा विज्ञान, मृदा विज्ञान। तो देखिए बिहार में देखिए कि एक हो गया, देखिए गंगा, जलोढ़ मिट्टी को 2 ही नाम बोलते हैं। जलोढ़ मिट्टी द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। जो बाढ़ के दौरान जो मिट्टी लाती है ना नदी, उसको बोलेंगे जलोढ़ मिट्टी। उसके द्वारा लाई गई जो 2 प्रकार की मिट्टियाँ होती है, जो नवीन मिट्टी को बोलेंगे खादर। नया को खाएंगे। ठीक है, नया को क्या करेंगे, खाएंगे। पुराने को बिक देंगे, पुराने को फेंक देंगे यानी बिक देंगे, यानी बांगर।
तो ये याद करने के टेस्ट से जल्दी याद होता नहीं है। तो नया को क्या करेंगे, खाएंगे, ठीक है, तो हो जाएगा खादर। अब पुराना को बीगेंगे तो उस आएगा बांगर, ठीक है, वो हो जाएगा बांगर। तो ये पढ़े कि बिहार एक क्या है, मैदानी राज्य। तो बिहार के लगभग मैदानी भाग का 90% भाग जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी को ही बोलते हैं कछारी मिट्टी, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी क्या बोलते हैं, कछारी मिट्टी। तो देखिए अब देखना बिहार में कई सारी मिट्टियाँ पाई जाती है, कई सारी मिट्टी पाई जाती है। जैसे आपको देखे थे क्या, बिहार में उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। तो उत्तर बिहार में और दक्षिणी बिहार में, तो उत्तरी बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है और दक्षिणी बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, वो हमको देखना है, देखिए उत्तरी बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, उत्तरी बिहार में, हाँ, पहले तो हो गया पर्वतीय मिट्टी, तराई मिट्टी और उसके बाद बांगर और खादर, यानी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी, ठीक है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं खादर, अब पुराने जलोढ़ मिट्टी उसको बोलेंगे बांगर, ठीक है। और नदियों द्वारा जो लाई गई मिट्टी को बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। देखिए उत्तरी बिहार में कितने प्रकार की मिट्टी, 4 प्रकार की, कौन कौन सा, देखिए पर्वतीय मिट्टी, तराई मिट्टी और पुरानी मतलब हाँ पुरानी को बांगर मिट्टी और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी ना रहे तो पर्वत पदीय मिट्टी। ये मिट्टी कहाँ देखने को मिलेगी, ये देखिए ये मिलेगी आपको पश्चिमी चंपारण, पर्वत वाला इलाका, हाँ, जो है यानी सोमेश्वर श्रेणी में आपको यानी कि पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलेगी पर्वत पदीय मिट्टी, और एक है तराई मिट्टी। तो जो बिहार और नेपाल के साथ जो बिहार के जो जिला जो साझा करती है उसमें आपको मिलेगी तराई मिट्टी, यानी जो नेपाल के साथ जो बिहार के जो 7 जिला जो साझा करती है उसमें आपको बता दीजिए, बता दीजिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो इन सभी जिला में जो आपको देखने को मिलेगी ना तराई मिट्टी, और पश्चिमी चंपारण मिलेगी आपको पर्वत पदीय मिट्टी। और जो मैदानी भाग है उसमें आपको मिलेगी जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ में 2 गो, एक नवीन जलोढ़ मिट्टी को बोलेंगे हम खादर, और पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर, ठीक। इसको याद कैसे करेंगे, तो नया को खाएंगे और पुराना को बीगेंगे, ठीक है। याद करने का एक शॉर्ट्स। देखिए तो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को बोलेंगे हम जलोढ़ मिट्टी, और जो नई जलोढ़ मिट्टी होगी उसको बोलेंगे हम खादर, और पुराने जलोढ़ मिट्टी उसको बोलेंगे हम बांगर, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि बिहार के जो उत्तरी बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, बोलिए कौन सा, कौन से, पर्वत पदीय मिट्टी और तराई मिट्टी, उसका पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर। अब पढ़ना है बिहार के दक्षिण, यानी कि दक्षिणी बिहार में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, दक्षिणी बिहार में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। देखिए एक है कि लाल पीली मिट्टी, एक है लाल पीली मिट्टी। तो जो आपको लाल पीली मिट्टी देखने को मिलेगी ना, ये धारवाड़ की चट्टान, धारवाड़ के चट्टान, यानी कि जो बिहार और झारखंड के साथ जो सीमा बनाती है बिहार के जो जिला है उसमें आपको देखने को मिलेगी लाल पीली मिट्टी। तो दक्षिणी बिहार में कौन सी मिट्टी, पहला बोले लाल पीली मिट्टी, दूसरा है टाल मिट्टी, तीसरा हो गया बांगर। हाँ, इसमें देखिए खादर नहीं होगा, इसमें खादर मिट्टी, क्योंकि ज्यादा बाढ़, हाँ, क्योंकि सूखा पुराना हो जाएगा। ऐसे बाढ़ की दृष्टि सबसे ज्यादा उत्तरी बिहार में ही आती है। हाँ, उत्तरी बिहार प्रभावित करता है, दक्षिणी बिहार तो ज्यादा करके सूखा से हाँ, इसीलिए यहाँ क्या है, नवीन जलोढ़ मिट्टी यहाँ नहीं पाई जाएगी, यहाँ पाई जाएगी पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी बांगर मिट्टी। तो बांगर मिट्टी हो गया, लाल पीली मिट्टी, और एक हो गया टाल मिट्टी, एक है कगारी मिट्टी, एक है कगारी मिट्टी, ठीक है, कगारी मिट्टी। देखिए तो बिहार के दक्षिण यानी दक्षिणी बिहार में कुल 4 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, उत्तरी बिहार में भी 4 प्रकार की मिट्टी है। तो हमको पहले देखना है दक्षिणी बिहार में 4 प्रकार की कौन कौन सी मिट्टी है। तो पहले लाल पीली मिट्टी, दूसरा हो गया बांगर मिट्टी, तीसरा टाल मिट्टी, कगारी मिट्टी। आपको बताना है कि उत्तरी बिहार में कुल 4 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, वो कौन कौन सा, पर्वत पदीय मिट्टी, पश्चिमी चंपारण में,
उसके बाद तराई मिट्टी बिहार नेपाल की जो बिहार और नेपाल की सीमा में आती है, हाँ उसमें पाई जाएगी। नई को खादर, पुरानी को बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। हाँ, यानी कुल 4 प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी उत्तरी बिहार में। और दक्षिणी बिहार में 4 प्रकार की, तो दक्षिणी बिहार में 4 प्रकार की कौन सी मिट्टी है? दक्षिणी बिहार में 4 प्रकार की मिट्टी है। लाल पीली मिट्टी, उसके बाद बांगर मिट्टी, उसके बाद ये लाल मिट्टी कगाड़ी और एक कगारी मिट्टी। तब मिट्टी हो गया लाल वाला इलाका जो पसंद भैया का इलाका है। हाँ, वो खामा। हाँ, आपको पता है वो। हाँ, देखिए अब पढ़ेंगे हम वन, ठीक है, बिहार के वन, ठीक है। देखिए तो बिहार एक ऐसा मानसूनी प्रदेश है, बिहार एक है मानसूनी प्रदेश। हम पढ़ रहे हैं वन और वन्यजीव। तो बिहार एक ऐसा है मानसूनी प्रदेश। बिहार एक कैसी है मानसूनी प्रदेश। तो मुख्य रूप से यहाँ मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं कि बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मानसूनी पर्णपाती वन। बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाती है? मानसूनी पर्णपाती वन। ठीक है, देखिए तो इन पर्णपाती वनों को भी यानी 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। यानी बिहार में देखा जाता है मुख्य रूप से 2 वन पाए जाते हैं। मतलब बिहार में वन 2 प्रकार, तो एक हो गया आर्द्र पर्णपाती वन, और दूसरा हो गया शुष्क पर्णपाती वन। यानी जहाँ वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ पाई जाएगी आर्द्र पर्णपाती वन, और जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ पाई जाएगी शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है। यानी बोला जाए कि बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो पर्णपाती यानी हाँ, मानसूनी पर्णपाती वन, हाँ, एक आर्द्र और एक शुष्क। आर्द्र और शुष्क। आर्द्र पाई जाएगी वैसे भूभाग पर जहाँ की वर्षा ज़्यादा होती है, यानी कि उत्तरी बिहार में। उत्तरी बिहार में पाई जाएगी आर्द्र पर्णपाती वन, और दक्षिणी बिहार में पाई जाएगी शुष्क पर्णपाती वन। दक्षिणी बिहार में शुष्क पर्णपाती वन पाई जाएगी, ठीक है। ये 2 प्रकार के वन पाए जाते हैं बिहार में, ठीक है। आगे इसको और से डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे जब बिहार ये ज्योग्राफी पढ़ाएंगे ना, उसमें इंडियन ज्योग्राफी। ये हम लोग का जो वीकली रेस्ट रहता है ना, जब भी रेस्ट रहेगा हम लोग का, तो कोशिश करेंगे कि कोई एक सब्जेक्ट को कंप्लीट रिवीजन करें, कंप्लीट। तो उसी में देखेंगे, इसका पूरा देखेंगे हम लोग। और भी इसमें है, इससे भी वन से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें जो इंडियन ज्योग्राफी देखेंगे तो उसमें कंप्लीट हम देख लेंगे कि शुष्क पर्णपाती वन में कौन सा वन पाया जाता है, आर्द्र पर्णपाती वन में कौन सा वन पाया जाता है, ठीक है। इस तरह देखिए आप पढ़ेंगे बिहार के वन्यजीव अभ्यारण्य। बिहार के वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए पहला पढ़ेंगे बिहार के वन्यजीव अभ्यारण्य। देखिए तो बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है, एक राष्ट्रीय उद्यान है, और 12 वन्यजीव अभ्यारण्य, 12 वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। देखिए इसमें देखिए पहला पढ़ेंगे वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। देखिए ये पूछा था, पता है कब? 21 तारीख को सेकेंड शिफ्ट बिहार SI जो 1799 पोस्ट था उसमें पूछा है। 1799 का जो बिहार SI का जो वो प्रीलिम्स में पूछा है 21 जनवरी को सेकेंड शिफ्ट में, कि वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिला में? वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिला में? तो पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। पश्चिमी चंपारण। देखिए ये और क्या है, ये एकमात्र टाइगर रिजर्व है। क्या है? टाइगर रिजर्व। यानी बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है। और ये किस जिला में है? पश्चिमी चंपारण में। यानी वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान किस जिला में है? पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए भीम बांध एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तभी पढ़े थे। भीम बांध एक जलकुंड भी है ना, जलकुंड मुंगेर में है। उसी तरह के भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर में। भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ है? मुंगेर में। भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ है? मुंगेर में। एक है गौतम बुद्ध पक्षी विहार। तो गौतम बुद्ध से पता चल जाएगा ये गया में ही होगी। गौतम बुद्ध से संबंधित जो भी हो गया में, ठीक है। देखिए
गौतम बुद्ध पक्षी विहार कौन सा जिला में है? गया में। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कौन सा जिला में? मुंगेर में। भीम बांध मुंगेर में। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान क्या है? पश्चिमी चंपारण में। भीम बांध कहाँ है? मुंगेर जिला में। मुंगेर जिला में। गौतम बुद्ध पक्षी विहार कहाँ है? गया में। गौतम बुद्ध पक्षी विहार कहाँ है? गया में। ठीक है। उसके बाद देखिए कांवर झील वन्यजीव अभयारण्य। कांवर झील ये रामसर साइट में भी शामिल है। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में। देखिए यदि बोलेगा आपको कि बिहार का पहला रामसर साइट कौन सा है, तो कांवर झील। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में। कहाँ है? बेगूसराय में। उसको देखिए कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ? तो देखिए ये जो अभयारण्य है ना, ये कैमूर और रोहतास दोनों में, कैमूर रोहतास दोनों जिला में। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कैमूर और रोहतास दोनों जिला में। ठीक है। अब बोलेगा यदि आपको बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, तो यही हो जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। और ये किस जिला में स्थित है? रोहतास और कैमूर में। ठीक है। गौतम उसके बाद बताइए 5 हो गया। देखिए आप पांचों पर इसको याद कर लेते हैं, पांचों इसको याद कर लेते हैं। देखिए वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण। ठीक है। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण। भीम बांध मुंगेर में। गौतम बुद्ध पक्षी विहार गया में। कांवर झील बेगूसराय में। अब देखिए कैमूर वन्यजीव अभयारण्य रोहतास और कैमूर दोनों। देखिए कैमूर से तो नाम से ही है, तो पर कैमूर वन्यजीव अभयारण्य तो कैमूर में तो है ही है, और रोहतास में भी है। ठीक है, याद हो गया। अब देखिए नागी और नकटी जमुई में। नागी और नकटी कहाँ है? जमुई जिला। अब देखिए इसमें क्या है कि बिहार का भी वर्तमान को देखते हुए, इसके बाद यदि कोई झील आ जाए इससे छोटा, लेकिन अभी वर्तमान में सबसे छोटा अभयारण्य जो है वो है नागी बांध पक्षी विहार। नागी बांध पक्षी विहार जो कि जमुई में। यानी बिहार का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? नागी पक्षी विहार। और सबसे बड़ा बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। और सबसे छोटा नागी। सबसे छोटा है नागी पक्षी विहार। ठीक है, 2 याद हो गया ना। देखिए बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? वन्यजीव अभयारण्य कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। अब बिहार का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य नागी वन्यजीव अभयारण्य जो कि जमुई जिला में स्थित है। ठीक है। देखिए अब है राजगीर वन्यजीव अभयारण्य, ये तो नाम से ही है। राजगीर में ही होगा। जिला बोलेगा तो नालंदा हो जाएगा। ठीक है, ये तो खुद याद हो जाएगा। देखिए अब है उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य। उदयपुर ये पढ़े थे जस्ट पहले। हाँ, ये है चौथा, बिहार का चौथा रामसर साइट। ठीक है, चौथा रामसर साइट। देखिए उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य किस जिला में? पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण में एक और था वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। और वाल्मीकि एकमात्र टाइगर रिजर्व बिहार का कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में? पश्चिमी चंपारण में। अब देखिए और देखिए कुशेश्वर भी पढ़ लिए थे। कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्यजीव अभयारण्य। हाँ, दरभंगा में हो जाएगा। कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में? दरभंगा में। कौन सा जिला में? दरभंगा में। उसके बाद देखिए रजौली वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में? रजौली कहाँ? नवादा में। रजौली वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में? नवादा में। रजौली वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में? नवादा में। रजौली वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में? नवादा में। और कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य किस जिला में? दरभंगा में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? दरभंगा में। उसके बाद देखिए विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ है? ये भागलपुर में, जिसके सपना धर्मपाल ने किया। ठीक है, पूछा था ना उसमें, एडीओ में पूछा है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने कराया था? ये पूछा था धर्मपाल। देखिए तो विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य किस जिला में? भागलपुर में। विक्रमशिला कहाँ है? भागलपुर में। उसके बाद देखिए कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्यजीव अभयारण्य दरभंगा में। ठीक है।
और रजौली वन्यजीव अभयारण्य नवादा में। रजौली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? नवादा में। कुशेश्वर दरभंगा, रजौली नवादा, विक्रमशिला भागलपुर। ठीक है, कुशेश्वर कहाँ है? दरभंगा, रजौली कहाँ है? नवादा, और विक्रमशिला कहाँ है? भागलपुर। ठीक है, एक और है बड़ैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य, वैशाली। बड़ैला सलीम अली पक्षी। आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं हम, ठीक है, कि जो वैशाली है, वैशाली जिला है, ये बिहार के किस प्रमंडल में आएगी? बिहार के किस प्रमंडल में आएगी वैशाली? वैशाली जिला बताइए। वैशाली जिला आ जाएगा, ये आ जाएगा तिरहुत प्रमंडल में। तिरहुत प्रमंडल में आ जाएगी वैशाली जिला। ठीक है, तो बड़ैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य किस जिला में? वैशाली में। कहाँ है? वैशाली में। देखिए फिर से बोलते हैं, रजौली कहाँ है? नवादा। रजौली कहाँ है? नवादा। कुशेश्वर कहाँ है? दरभंगा। विक्रमशिला कहाँ है? भागलपुर। अब बड़ैला सलीम अली कहाँ है? वैशाली में। बड़ैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य, ये क्या है? तो पक्षी अभयारण्य। ये क्या है? पक्षी अभयारण्य। ठीक है, बड़ैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ है? वैशाली में। कहाँ पे है? वैशाली में है। एक बार इसको फिर से पूछते हैं, देखिए बताइए, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिला में? पश्चिमी चंपारण में। उसके बाद भीम बांध एवं वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? मुंगेर में। गौतम बुद्ध पक्षी विहार गया में। कांवर झील बेगूसराय में। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। बिहार का सबसे छोटा अभयारण्य नागी जमुई में। ठीक है, नकटी डैम वन्यजीव अभयारण्य। नकटी डैम वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में? जमुई में। कहाँ है? जमुई में। राजगीर तो नाम से ही, तो राजगीर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में? नालंदा। ऐसे राजगीर बोल देंगे। देखिए, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण। कहाँ है? पश्चिमी चंपारण। रजौली वन्यजीव अभयारण्य नवादा। कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्यजीव अभयारण्य दरभंगा। ठीक है, विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य भागलपुर। अब बड़ैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य वैशाली हो गया। ठीक है, ये हो गया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक क्वेश्चन और दोस्तों, एक आपसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि अनुपम झील बिहार के किस जिला में है? अनुपम झील बिहार के किस जिला में? ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अनुपम झील बिहार के किस जिला में है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।